हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीपीसीएस रिजॉल्व। सो आज हम ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2024 का। अभी तक मैं आपको ट्रिक्स बता रहा था, अभी ट्रिक्स की कुछ वीडियोस और रह गई हैं, 4-5 वीडियोस ट्रिक्स की और आने वाली हैं। बट अभी हम 2024 का जितनी भी ट्रिक्स हैं उनके थ्रू पेपर सॉल्व करेंगे कि कैसे किधर हमें नॉलेज यूज करनी चाहिए, किधर हमें कॉमन सेंस यूज करना चाहिए और किधर हमें ट्रिक्स यूज करनी चाहिए। ये तीन चीज बहुत जरूरी है पेपर के लिए। सबसे पहले जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें नॉलेज लगाओ, नॉलेज नहीं लग रही तो कॉमन सेंस लगाओ। पेपर में कम से कम 2 रीडिंग होनी चाहिए। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो 70 to 80 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना जो नॉलेज और कॉमन सेंस से हो जाए। बट बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे होंगे 70-80 के बाद कट ऑफ तो ज्यादा जा रही है, आपको अराउंड 120 से 130 के बीच में अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नॉलेज कॉमन सेंस यूज करके ट्रिक्स भी लगानी पड़ेंगी। सो वी विल डिस्कस कि कैसे हम ट्रिक्स लगा सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कौन से क्वेश्चन मैं छोड़ता, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और उससे पहले वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ सफल कोर्स। हमने सफल कोर्स लॉन्च किया यही सब चीज सिखाने के लिए। सो फ्रीली अभी 2024 का पेपर फ्रीली अभी अवेलेबल है, इट इज अपलोडेड नाउ। बट बाकी के जितने भी पेपर्स हैं 2023, 2022, 2021 वो कैसे सॉल्व होंगे वो हम कोर्स में करने वाले हैं। जो हम ट्रिक्स अभी लर्न कर रहे हैं उसके रिलेटेड मॉक्स, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीपीसीएस के पैटर्न पर मॉक्स नहीं बनाता, इसलिए लोगों के मार्क्स कम आते हैं मॉक्स में। पर अब यूपीपीसीएस के पैटर्न में अगर मॉक्स बनेंगे, आप प्रैक्टिस कर पाओगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। प्लस वैल्यू एडिशन, यूपीपीसीएस का 5-6 ईयर देखोगे उसमें बहुत कॉमन थीम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। स्कीम्स बार रिपीट हो रही है, डेज बार रिपीट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट में, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस में जो कॉमन थीम्स पर रिलेटेड है। सो उससे रिलेटेड जो वैल्यू एडिशन मटेरियल वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। काफी सारे लोगों को डाउट है कि सर 799 जो आपने प्राइस रखा है लास्ट 20 डेज के लिए, इट्स वेरी मच। आप डेज से कंपेयर मत कीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी से कंपेयर करिए। 799 में ऑलमोस्ट ये 20 डेज में आपके साथ लगातार रहने वाला हूँ। उसमें ओवर 30 आवर्स से ज्यादा का टाइमिंग लेक्चर है। 30 आवर्स 20 डेज में 30 आवर्स से ज्यादा का लेक्चर, 30 to 40 आवर्स का आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। और स्मार्ट टेक्निक आपको पढ़ाई जाएंगी कि कैसे। मेरा एम क्या है कि जब आप अभी अक्टूबर 12 को जब आप पेपर दे रहे हो तो आप सरप्राइज ना हो कि ये पेपर टफ आ गया, हम कैसे अटेम्प्ट करें, शॉक ना हो। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली हो 20 डेज में कि आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हो ऐसा लग रहा हो कि मैं पीवाईक्यू ही दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, तो काम आराम से शांति से सॉल्व कर पाए। इसलिए ये बहुत स्मार्टली बहुत जरूरी है। सो मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स कि कैसे हम कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस पेपर कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले कौन आया बाद में कौन आया। इट्स अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। पहली बात तो ये पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है। पीवाईक्यू अगर आपने पढ़ा है तो इसको आंसर करना चाहिए। सेकंड थिंग, नॉलेज से भी ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे इसमें स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट कौन आए थे, बालाजी विश्वनाथ। ये क्रोनोलॉजिकल पैटर्न है, 20 इयर्स में 3 बालाजी आए थे, पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर देन बाजीराव। तो ये 20 इयर्स 30 इयर्स में ये लगातार पैटर्न आता है 3 का। सो हम बता सकते हैं बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट, देन आए थे बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद नारायण राव आए थे। फिर नारायण राव को किल करके रघुनाथ राव नारायण राव के अंकल थे, उन्होंने उनको मार डाला था। फिर रघुनाथ राव वो किंग बन गए थे। सो आंसर विल बी ए 4-2-3-1। सो अगर ये स्टोरी में आपने पढ़ रखा है, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ना, क्रोनोलॉजी के डायनेस्टिक क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसे ही एक और ट्रिक आपको बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन आया था इंडो ग्रीक शाखा और कुशाना में कौन पहले आया था कौन बाद में, क्रोनोलॉजी अरेंज करनी थी। अब मैंने निमोनिक से लर्न किया था उसको यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए। निमोनिक क्या, ISP के, ये मैंने क्रोनोलॉजी लर्न कर ली। ISP के ये मुझे याद हो गया। आई का मतलब क्या, इंडो ग्रीक, देन एस का मतलब क्या शाका, पी का मतलब क्या पार्थियंस, के का मतलब क्या कुशाना। अब मैं इजीली आंसर कर सकता हूं इसको, ठीक है। ऐसे ही फॉरेन ट्रेवलर है, चाइनीज के 3 ट्रेवलर आए थे मेन। अब 3 ट्रेवलर कौन थे, फायान, इसमें मैंने लर्न किया FHI, फायान, यूनसेन, आईसेंग। ये मैंने क्रोनोलॉजी निमोनिक से याद कर लिया, ये बहुत कॉमन चीज है। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। अर्ली ट्रेड से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताने कौन सा सही है। एक चीज और याद रखना, ये ट्रिक की एक वीडियो में भी बताया जाएगा कि जो फैक्चुअल डायरेक्ट स्टेटमेंट होते हैं उसमें दिमाग ज्यादा ओवर नहीं लगाना है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली सही होते हैं। जैसे क्या, देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। क्या ऐसा काफी बार रिवर पोर्ट्स का एंशिएंट इंडिया में बताया गया? हाँ, हमारी एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे बहुत अच्छे रिवर पोर्ट्स के एग्जांपल हैं, करेक्ट। देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या इंडिया में बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स है गुड्स और सर्विस ट्रैफिक के लिए? बिल्कुल, एंशिएंट इंडिया में इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। बोथ 1 and 2, ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं मोस्टली वो सही होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 90% केसेस में बोथ 1 and 2 सही होते हैं। रियरली ऑलमोस्ट 10% केसेस 90% में बोथ 1 and 2 या ओनली 1 या ओनली 2। नाइदर 1 और 2 सिर्फ 5 to 10% में ही करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। मोस्टली बोथ 1 and 2 का रेशियो ऑलमोस्ट 60% होता है, ठीक है। 60% इसका, 30% ओनली वाले, बोथ वाला, एंड 10% नाइदर। ये आप याद रखना, ये बेसिक ओवरऑल वो है एनालिसिस है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको अगेन ऑर्डर बताना है कि कौन पहले आया था कौन बाद में।
अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ये सोली नॉलेज का क्वेश्चन है। मैं होता तो मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता, ये टफ क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एक या दो क्रोनोलॉजी पता है, नॉलेज से, तो आप अटेम्प्ट करना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी इसमें नहीं लग पाएगा। सो इसमें पहले कौन आए थे? हेमंत सेन, देन विजय सेन, देन फर्स्ट बल्लाल सेन, देन लास्ट में आए थे लक्ष्मण सेन। अगर आपको नॉलेज करना, कॉमन सेंस और ट्रिक नहीं लगेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है, आपको बैरम खान से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है। अकबर गेव द टाइटल ऑफ खान खाना टू बैरम खान। बैरम खान की लीडरशिप में हेमू को हराया गया था जब अकबर बच्चे थे, तो बैरम खान वॉज गिवन द टाइटल खान खान, उन्हें खान चाचा बोलते थे अकबर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ द एम्पायर। वजीर यानी सबसे हाईएस्ट पोजीशन, मिनिस्टर की पोजीशन है। मैंने आपको ये ट्रिक में बताया कि नॉट अधिकतर सही होते हैं, नॉट वाले जहां लिखा होता है सही होता है, बट आपको कॉमन सेंस लगाना। मैंने क्या बताया? पहले नॉलेज, कॉमन सेंस, देन ट्रिक। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ। अकबर ने खाने खाना बैरम खान को टाइटल दिया, हाईएस्ट टाइटल, तो उनको क्यों दिया होगा? जब वो वजीर बने होंगे तभी तो दिया होगा ना, नहीं तो क्यों देते? इसमें कॉमन सेंस लगेगा, नॉलेज और ट्रिक से नहीं, कॉमन सेंस लगाओ कि उन्हें खाने खाना टाइटल क्यों दिया? क्योंकि वो वजीर बने, हाईएस्ट, कॉमन सेंस। अब इसमें ये सिंपल यूपीपीसीएस ने ट्रिक कर दी कि ये नॉट वाला ये इनकरेक्ट होगा। दिस टाइटल वाज गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो इधर कॉमन सेंस लगाओ कि उन्हें खाने खाना इसलिए दिया क्योंकि वो वजीर बने थे, तो ये नॉट यूपीएससी ने गलत जानबूझ के दिया है। तो आंसर विल बी सी। तो ये कॉमन सेंस से होगा, ट्रिक और नॉलेज से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 5th क्वेश्चन है। आपको बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सेंसस के अकॉर्डिंग किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा किसमें है, फिर सबसे कम किसमें। अब अगेन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नॉलेज ट्रिक वगैरह से नहीं। आपको बताया कि यूपी बिहार की पॉपुलेशन 25% है मिलाकर इंडिया की, इतनी पॉपुलेशन है, और सबसे ज्यादा यूपी में, यूपी का एरिया भी सबसे बड़ा, पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी। तो फर्स्ट कौन सा होना चाहिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? 3 यूपी की। देन कौन सा होगा? बिहार की। जब आपको 3 और 1 पता है, किसी स्टेटमेंट में 3 1 नहीं है, सिर्फ डी वाले में पहले 3 और फिर 1 है, आंसर इजीली आप डी मार्क कर सकते हो। आई होप ये समझ आ गया, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, देन 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग, घबराना नहीं। अब इसमें भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब क्या है इसमें दे रखा है? एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन का मतलब पोल्यूशन देना। अब पोल्यूशन से रिलेटेड किसमें है? ऑप्शन 2 में, एनवायरमेंट प्रोग्राम, पोल्यूशन से रिलेटेड, एमिशन, पोल्यूशन। देन दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट सेम, ए का 3। देन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक, मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक, मॉनेटरी सेम। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड होता है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड ट्रेड। इजीली ये क्वेश्चन हो गया। जब आप कॉमन सेंस, और ये कॉमन सेंस कब वर्क करेगा? जब आप शांत हो, जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, एंशियस हो, तो ये वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इनको, स्कीम्स को। अब ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत पुरानी स्कीम है। ग्रामोदया, प्रधानमंत्री रोजगार, कोई पॉपुलर स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट की पॉपुलर स्कीम होती, जनधन, स्वच्छ भारत अभियान, तो हमें आइडिया है कि स्वच्छ भारत अभियान पीएम जब इलेक्ट हुए थे उसके कुछ टाइम बाद ही आ गई थी 2014 में, तो हमें पॉपुलर स्कीम पता है। बट ग्रामोदया, रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर, ये बहुत टफ स्कीम है, ये पॉपुलर स्कीम नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। ये टफ है, इसमें लॉजिकल कॉमन सेंस नहीं लग रहा है, इसमें ट्रिक्स नहीं लग रही है, ये सिर्फ नॉलेज से हो सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो उसको मत करना। इसमें सीक्वेंस क्या होगा? पहले रोजगार स्कीम आई, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आई, देन ग्रामोदय स्कीम आई, देन लास्ट में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कॉमन सेंस से हो सकता है। एडम स्मिथ सबको पता है वेल्थ ऑफ नेशन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। देन उसके बाद गुरनान मेडराल, इनकी बहुत फेमस बुक है, ये पीवाईक्यू में, यूपीपीसीएस में पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। गुरनान मेडराल इज रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड रीजन, उनसे रिलेटेड स्टडी के लिए बहुत पॉपुलर है, तो ए का 1 इजीली। देन हर्शमैन, स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केल्डोर। जब आपको 2 आते हैं ये और ये आप इजीली आंसर कर दिए तो ऑटोमेटिकली ए करेक्ट हो जाएगा, आपको इतना देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये पता है कि मेडराल अंडर डेवलप्ड है, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन है, ऑटोमेटिकली आंसर ए आ गया, तो प्लीज ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जब भी क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले देखना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। काफी बच्चे तो गलती करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश कौन सा ट्रू नहीं है? अब इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना, अब बी और सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ स्पीशीज बिकेम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? अगर रिसोर्सेज नेसेसरी है, सफिशिएंट है, जितनी जरूरत है उतनी है, तो जो स्पीशीज है वो बढ़ती जाएंगी, वो इंक्रीज होती जाएंगी, बिकम्स लार्ज, तो नंबर इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही। अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, उनके मतलब का सफिशिएंट रिसोर्स मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं इंक्रीज होंगी। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? नंबर ऑफ स्पीशीज बिकेम स्मॉल इफ द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। अब हमने कॉन्ट्राडिक्टरी वाली ट्रिक पढ़ी, एलिमिनेशन वाली, कि इसमें बोला है रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो लार्ज होगा, एक स्टेटमेंट में बोला रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो स्मॉल होगा।
तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी को सफिशिएंट रिसोर्सेज हो रहे हैं तो वो ग्रो होगा या कम होगा, स्मॉल होगा या लार्ज होगा? कॉमन सेंस है कि वो लार्ज होगा, लार्ज वाला सही है। सो इसमें पूछा नॉट करेक्ट, नॉट वाला करेक्ट यानी सी, सी इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये गलत दिया है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज है वो स्मॉल होगा, नहीं, सफिशिएंट रिसोर्सेज है तो वो प्रोग्रेस करेगा, तो वो लार्ज होगा। दिस इज, इसमें नॉट करेक्ट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ये बेसिक आप कॉमन सेंस से नॉलेज से लगा सकते हो, ये वाला बहुत पॉपुलर ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका आंसर जो सिमलीपाल है, सिमलीपाल कहां पर है? उड़ीसा। ये बहुत कॉमन है। नौकरख मेघालय, अगस्त्यमलाई। अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, जो जैसे पीछे जिसमें एम वर्ड आते हैं, मतलब अगस्त्य मंगलम, ऐसे जो वर्ड्स आते हैं, या अगस्त्यमलाई, ऐसे साउथ इंडियन वर्ड्स हैं, अन्नामलाई, अगस्त्यमलाई, ये साउथ इंडियन वर्ड्स हैं। और इसमें साउथ इंडियन ऑप्शन कौन सा है? केरला। अगस्त्यमलाई इज 1। अगर आपने सी का 1 लगा दिया तो आपको डायरेक्टली ये सी का 1 किसमें? सिर्फ डी वाले में। कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, नॉलेज से भी हो जाएगा, आप काम रहेंगे वो तब वर्क करेगा। अगस्त्यमलाई, मैं यूपीएससी यूपीपीसी जितने भी प्रीलिम्स देता था यही कॉमन सेंस लगाता था, वो हमेशा वर्क करती थी। और मानस किसमें है? असम में। सो ये नॉलेज कॉमन सेंस दोनों से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है ऑन कमिटमेंट ऑफ टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरल फैक्चुअल करेक्ट, मैंने बताया फैक्चुअल जनरल स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, ये ट्रिक वाली वीडियो में आने वाला है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ वर्ड डेट कुछ ऐसा दी नहीं है, आंसर विल बी ए, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ज्यादा सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी में ये ओवरथिंक करके आप गलत कर देते हो, नहीं करना है, सिंपल है, यूपीएससी आपको यूपीपीसीएस आपको क्लियर करवाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है कि इसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अभी आप सारे देखोगे शुरू में कॉमन सेंस से बता सकते हो, प्लांट किंगडम, इट्स द किंग ऑफ ऑल, सो आंसर विल बी प्लांट किंगडम। एक बार देख के जस्ट आपको 10 सेकंड्स लगनी चाहिए, क्वेश्चन पढ़ा, प्लांट किंगडम हाईएस्ट है, फिर आपने बता दिया, ऑर्डर सबसे छोटा है, ठीक है, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आपको बताना है जस्टिस पार्टी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन सही है। फर्स्ट क्या है? जस्टिस पार्टी ने अपोज किया था, कांग्रेस को अपोज किया था क्योंकि वो ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी थी, बिल्कुल सही, जो कांग्रेस पार्टी थी वो अधिकतर ब्राह्मण डोमिनेटेड थी, करेक्ट। सेकंड, इट क्लेम सम सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स। तो जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने भी बोला था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स को भी देना चाहिए, नॉन ब्राह्मण्स को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, दलित को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो ये करेक्ट है, फैक्चुअल जनरल स्टेटमेंट है, आंसर 1 विल बी करेक्ट, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉमन सेंस से भी बिल्कुल सेंस बना रहा है, आंसर विल बी ए, तो कॉमन सेंस से भी सही है। 14 में आपको बताना है वर्कर ऑफ पीजेंट पार्टी से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्कर एंड पेजेंट पार्टी was formed in 1927 and was given the form of ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज याद रखना, मैंने बताया कि डेट सही होती है, बट एक चीज और है, जब भी पार्टी से रिलेटेड जब डेट है कि पार्टी का फॉर्मेशन तब हुआ था, एक क्वेश्चन और देखेंगे उसमें चांसेस है उस डेट के गलत होने के, सो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्टिव था इस पार्टी का वो था कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही वर्क करना है, सो डेट कांग्रेस को रेवोल्यूशन बनाया जाए और लोगों के क्लोज लाया जाए। जनरल पॉजिटिव फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ओनली 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी पहले आई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत फेमस है, सबसे पहले वही आई थी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऐसे सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सो आंसर विल बी फर्स्ट पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देन इंडिया नेशनल इंडिया एसोसिएशन, देन इंडियन सोसाइटी, देन इंडियन एसोसिएशन। सो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है। ये हम वैल्यू एडिशन जो मटेरियल देने वाले हैं उसी से रिलेटेड है कि कौन सी थीम बार बार रिपीट होती है, आप इजीली वो कर पाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, अगेन ये सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इस क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब इसमें बेसिक, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अराइवल ऑफ यूएन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कब आया, ठीक है, अब मुझे नहीं पता, घबराना नहीं है, कॉमन सेंस हम सॉल्व करेंगे कि आपको बताना है पहले कौन सा है लास्ट में कौन सा आया। सो हमें पता है कि जो रॉयल नेवल म्यूटनी थी वो सबसे लास्ट में हुई थी, ये कॉमन सेंस है। अब ये फर्स्ट ऑप्शन किस में लास्ट है, इधर 1 नहीं है, इधर 1 नहीं है, इधर 1 नहीं, सिर्फ इसमें लास्ट है। फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉयल नेवल म्यूटनी हमें पता है कि सबसे बाद में हुई थी, ठीक, जब इंडिपेंडेंस होने वाला था उससे थोड़ा पहले, तो रॉयल नेवल म्यूटनी फर्स्ट, ये लास्ट में। उससे पहले क्या हुआ था, रॉयल म्यूटनी से पहले कैबिनेट मिशन आया था डिसाइड करने की पार्टीशन कैसे हो। उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हुई थी, जब डू एंड डाई का वायलेंस हुआ था तो वाइसराय ने इंटरिम गवर्नमेंट बुलाई थी, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद ही कैबिनेट मिशन हुआ था, फिर ये हुआ था रॉयल नेवल म्यूटनी हुई थी। तो अगर आपको इतना पता है कॉमन सेंस से, सो आप A 4 3 2 1 आप इजीली मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट 1891, एज ऑफ कंसेंट क्या था, इसमें जो मैरिज की एज थी उसको इंक्रीज कर दिया गया था ब्रिटिश के रिफॉर्म से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बहराम मालावारी थे
वो पारसी रिफॉर्मर थे, उन्होंने इस लेजिस्लेशन के लिए एडवोकेट किया था। बिल्कुल सही, जैसे राजा राम मोहन ने सती अबॉलिशन के लिए बोला था, ऐसी बेराम मालाबारी ने एज ऑफ कंसेंट के लिए बोला था। अब इसमें ज्यादा सोचना मत, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट सही होते हैं। दिस इज करेक्ट। सेकंड, द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। दिस इज रॉन्ग। एक्सट्रीमिस्ट विंग ने नहीं सपोर्ट किया था, लिबरल ने सपोर्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट तो बोलते थे ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा मानते थे कि उसमें यंगर एज में गर्ल्स की मैरिज हो जानी चाहिए, और ब्रिटिश ने उसको इंक्रीज कर दिया। तो बाल गंगाधर तिलक बोलते थे वो हमारे ट्रेडिशन के साथ इंटरफेरेंस है। तो एक्सट्रीमिस्ट बाल गंगाधर थे, पर वो उसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, आंसर विल बी ओनली वन। तो कॉमन सेंस स्टेटमेंट पढ़ो, कॉमन सेंस लगाओ। देन 18th, शिवाजी हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम देशमुख। तो शिवाजी को बिग देशमुख से क्यों ऑपोजिशन मिलना पड़ा? अब ये फैक्चुअल डायरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, जो देशमुख थे वो फेवर में नहीं थे इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट के, क्योंकि वो बीजापुर बहुत नया रेवेन्यू देता था, उनका पोजीशन कम हो जाती देशमुख की अगर इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बन जाती, इसलिए वो अगेंस्ट थे। अगर आप बिकॉज लगाओगे तो इजीली कनेक्ट हो रहा है। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि कोरल ब्लीचिंग, कोरल डेथ जो हो रही है उसका रीजन क्या है। इसमें इंक्रीज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, ये सारे सही है, बट इसमें से कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है आपको वो बताना है। अब इसमें मैंने बताया था एक और वीडियो आने वाली है रिलेटेड टू सिमिलर वाली ट्रिक्स। सिमिलर वाली ट्रिक्स पे वीडियो आएगी, उसमें है कि जो सिमिलर टाइप्स ऑफ वो होते हैं, दोनों में नंबर्स हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाई 4 डिग्री सेल्सियस इन इंडियन ओशन। ये तो अच्छा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है, तो ये उसकी वजह से कोरल डेथ ब्लीचिंग की होगी। कोरल डेथ तो इसलिए हो रही है कुछ नेगेटिव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग फास्ट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से डेथ हो रही है। आंसर विल बी बी, कि इंक्रीज इन 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इन इंडियन ओशन। इसे आप कॉन्ट्रडिक्शन वाले से भी ट्रिक से भी कर सकते थे। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें बता रहे इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें बता रहे डिक्रीज इन टेम्परेचर। कोई एक ही तो सही होगा कि इंक्रीज हो रहा है, कोरल डेथ क्यों हो रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से, डिक्रीज की वजह से। कॉमन सेंस लगाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इतनी सारी ड्रॉप्स इंक्रीज हो रही है। सो आंसर विल बी बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ये बिल्कुल फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो आपको बताना है अशोका से रिलेटेड, जो डेफिनेशन ऑफ धम्मा अशोका ने दी है वो उसे राहुल बदा सुत्ता से लिया गया है। तो याद रखना, ये पीवाईक्यू में रिपीट हो सकता है कि कहां से लिया था, राहुल बदा सुत्ता। सेकंड, इन द 14th ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोका ने स्टाफ अपॉइंट किया था जिन्हें धम महामत्ता बोलते थे। अब ये दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप इजीली सही कर सकते हो। आंसर विल बी बोथ 1 and 2। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, डायरेक्टली सही हो सकता है, ओवरथिंक नहीं करना है। अगेन अब 21 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बताना है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा वाला गलत है। 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर, 154 बताया कि गवर्नर की पावर क्या होगी। अब एक चीज देखिए, ऑप्शन सी और डी में 155 156 है, एक में बता रहे रिमूवल और एक में बता रहे टर्म। तो ये कॉमन, ये सिमिलर ही है। जिस भी आर्टिकल में टर्म दिया होगा कि गवर्नर का टर्म क्या दे रखा होता है, 5 years होता है, और उनको कब हटाया जा सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कोई इंपीचमेंट का प्रोविजन नहीं है। सो ये सेम है, इसके लिए आर्टिकल 150 है, 156 आर्टिकल में ये दोनों चीजें रखी है। सो ये सी वाला ऑप्शन गलत है। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, उनके 67 आर्टिकल में दोनों टर्म दिया है एंड रिमूवल, दोनों चीज 67 में दे रखी है। सो एक ही आर्टिकल में रिमूवल टर्म दोनों एक ही में होता है। कॉमन सेंस, कितना टर्म है, 5 year का, कब हटा सकते हैं, उसी में आएगा। सो आंसर विल बी 156। 155 गलत है, इसे आप गलत कर सकते हो। अब काफी लोग पूछेंगे सर हमें कैसे पता चले 155 वाला सही है 156। अब जो टर्म वाली चीज होती है वो सबसे मतलब ऑलमोस्ट एंड में बताई जाती है उस ऑफिस के। सो इसलिए 156 रिलेटिवली एंड में, सो 155 विल बी रॉन्ग। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कौन सा रिलेटेड आर्टिकल सही है। फर्स्ट में प्रेसिडेंट शेल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। ऑफ कोर्स जो मेंबर होते हैं आइदर ऑफ द हाउस के वो एमपीज होते हैं, प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते, करेक्ट, फैक्चुअल। सेकंड, जो पार्लियामेंट है वो कंसिस्ट किसका होता है, प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, विच इज करेक्ट। आंसर विल बी ए, बोथ 1 and 2 डायरेक्ट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फैक्चुअल वाले होते हैं और उनका आंसर बोथ 1 and 2 होता है, ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको बताना है कि अमेंडमेंट कौन इनिशिएट कर सकता है। इसका आंसर बेसिक कॉमन सेंस नॉलेज से है, नॉलेज लगानी पड़ेगी, हर जगह ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें लोकसभा राज्यसभा, आंसर विल बी बी 1 and 2। जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट वो इनिशिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बताया इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है। सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ वीपी, प्रेसिडेंट एंड एमपीज के इलेक्शन कराता है। जो इलेक्शन डेप्यूटी स्पीकर के होते हैं वो प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, एंड जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपैलिटीज के जो होते हैं वो इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें डिसाइडिंग ऑल द डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम द अबव इलेक्शन, ये गलत है। जब इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन कराता ही नहीं है तो उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो कैसे सॉल्व कर देगा। आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ये बेसिक कॉमन सेंस लगाना, ऑल वाले सही होते हैं
पर इसमें कॉमन सेंस आपको पहले लगाने, कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ नहीं करा था, तो वो कैसे सही हो सकता है? आंसर विल बी डी। नेक्स्ट 25, पार्लियामेंट पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। सो या पीआरआई अच्छे से पढ़ना, उसमें क्लियरली पता होगा पीआरआई से रिलेटेड कमिटीज कौन कौन सी है। बलवंत राय मेहता कमेटी, देन अशोक मेहता कमेटी, देन एलएम सिंघवी कमेटी, थंगन कमेटी, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो इसमें जीवीके राव कमेटी ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग पीआरआई करेक्ट, दंतेवाला रूरल क्रेडिट करेक्ट, अशोक मेहता पंचायती राज हमने पढ़ा है। अब हमने पढ़ाई की पंचायती राज के लिए सिर्फ 3-4 कमेटी है, एलएम सिंघवी, थंगन, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता और जीवीके राव कमेटी, पर ये 4-5 कमेटी है। पर ये जो संथानम कमेटी है वो सेकेंड ईआरसी की करप्शन से रिलेटेड है। संथानम कमेटी इस 1960 में बनाई थी, इट्स रिलेटेड टू करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड। तो आंसर संथानम कमेटी विल बी द आंसर, इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है बायोटिक सक्सेशन का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन पूछ रहे करेक्ट, तो पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, बाद में उसके बाद क्या आता है। तो इसमें आप कॉमन सेंस लगाओगे तो इजीली पता चलेगा कि पहले किसी भी एरिया में माइग्रेशन आता है कि जितने भी बर्ड्स बायोडाइवर्सिटी उधर सेटल होती है, फिर उसके बाद वो स्टेबलाइज होती है, देन मतलब अडेप्ट होती है, ठीक, देन उसके बाद रिएक्शन होता है और लोग रिटेलिएट करते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन होता है। स्टेबलाइजेशन कॉमन सेंस से लास्ट होगा। अगर आपको पता है कि पहले माइग्रेशन हुआ, लोग आए, ठीक है, जब भी अभी कभी भी सिटी को बसाना है, किसी भी टाइम सिटी को बसाना है, तो सिटी में बसने के लिए पहले लोग उधर आते हैं, माइग्रेशन होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, स्टेबलाइजेशन, कि सब कुछ अच्छे से फंक्शन कर रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। तो आंसर विल बी डी। कॉमन सेंस है, आप इसे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 2 स्टेटमेंट दिए, फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज होती है एयर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, करेक्ट, ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। देन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग इवेपोरेशन से। अब ये दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसमें बताए आप रीजन में देना चाहिए था कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्यों डिक्रीज होती है एयर टेम्परेचर से, वो रीजन तो दिया ही नहीं है इसमें, वो रीजन है ही नहीं, इसमें अलग स्टेटमेंट है बिल्कुल, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटिव, कोई कनेक्शन है नहीं है। आप बिकॉज लगाओगे तो आंसर दे पाएगा नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है का, याद रखना। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। हेलोक्लाइन क्या होता है, जो सी वाटर का सॉल्ट कंटेंट होता है, सैलिनिटी होती है, उसको डिसाइड करता है हेलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या होता है, एयर नीड सी टेम्परेचर को डिटरमाइन करता है। इकोक्लाइन इसमें करेक्टली पूछा है, इकोक्लाइन गलत है, जो जीन डाइवर्सिटी है उसको डिटरमाइन करता है। और पिक्नोक्लाइन सही है, पिक्नोक्लाइन इज सी वाटर डेंसिटी। बाकी भी आपको याद होने चाहिए, पीवाईक्यू में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आपको मैच करना है, इसमें कॉमन सेंस लग सकता है। हमें पता है कि जो पुस्तास ग्रासलैंड है, स्टेपीज, प्रेरीज, वेल्ड कहाँ है, हमने पुस्तास भी पढ़ा है, हंगरी में हमने इतना पढ़ा हुआ है। सो अगर हम डी का 1 मार्क करते हैं तो इनमें या ए या बी में से कोई करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्रायोफाइट स्टेपी। अब क्रायो का मुझे मतलब पता था कि जीएसएलवी इंजन रशिया ने देने से मना कर दिया था 1990s में, तो हमने क्रायो इंजन खुद बनाया जो कि रिलेटेड टू आइस है, और आईसी रीजन कौन सा है, आर्टिक तुंद्रा। तो मैं बी का इजीली 4 लगा सकता हूँ, तो बी का 4 किसमें है, इसमें है। आंसर विल बी बी इजीली। अगर आपको ये टफ मैंने पढ़े नहीं थे, मुझे नहीं पता था प्लांटिंग अर्थ क्या है, या मुझे नहीं पता था वर्ल्ड फ्लोरा रीजन क्या, आई डिड नॉट नो इट, बट मुझे ये 2 चीज पता थी। कॉमन सेंस मैंने लगाया कि क्रायो का मतलब क्या होता है, और पुस्तास मैंने ग्रासलैंड पता है, तो मैंने बी इजीली मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। नॉट करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट में आप याद रखना, नॉट करेक्ट में अब इसमें एलुपुरम मैंने बताया था कि जो अगस्तमलाई पुरम ऐसे जो वर्ड होते हैं साउथ इंडिया के होते हैं, केरला तमिलनाडु के होते हैं स्पेसिफिकली, तो ये सही है केरला, तो दिस विल बी करेक्ट मुझे। देन बेलगावी का मैंने पढ़ा था कि बेलगावी में महाराष्ट्र और कर्नाटका का लैंड बोर्ड डिस्प्यूट चला कि वो किसके पास जाएगा, तो कर्नाटका मुझे पता था, मैंने पढ़ रखा था, करेक्ट। हीराकुंड डैम इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम, पढ़ रखा है, हम सभी ने पढ़ा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ओडिशा। तो ये मैंने मुझे पता था कि कहाँ सिचुएशन में कॉमन सेंस लगाया, बट मुझे नहीं पता मूरी कहाँ पर है, सो मैंने रिस्क लिया और सी ऑप्शन मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मार्क कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। देन 31 क्वेश्चन, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। तो राजाजी बहुत फेमस उत्तराखंड में पार्क है, बंदीपुर कर्नाटका का बहुत फेमस पार्क है, फेमस नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व आपको आनी चाहिए। सिमलीपाल हमने अभी मैच द फॉलोइंग में देखा था, सिमलीपाल किधर है, वी डिस्कस सिमलीपाल कहां पर है मैच द फॉलोइंग में, ओडिशा में, हमने पढ़ा था ये वाला सिमलीपाल, वी हैड स्टडीड मैच द फॉलोइंग में, सिमलीपाल हमने पढ़ा था ओडिशा। सो आपने पहले ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से आएगा, आपने पहले मैच द फॉलोइंग में पढ़ा है तो इधर भी आपको पता चल गया कि ओडिशा में, पर पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन की पिन वैली नॉट करेक्ट है, वो किधर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में असर्शन दे रखा है कि जो हिमालयज हैं वो अभी भी राइज कर रहे हैं, और रीजन क्या दे रखा है उनका कि जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो इंडिया की प्लेट है वो कोलाइड कर रही है यूरेशियन प्लेट से, इंडियन प्लेट
बिल्कुल से करेक्ट। ये इंडियन प्लेट है, ये इंडिया का मैप है, सॉरी रफली बनाया है, और ये यूरेशियन प्लेट है। जब ये दोनों प्लेट टकराती हैं एक दूसरे से तब इधर हिमालयस बनते हैं। ठीक है, ये हमने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। अब अगेन ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आता है। अब इसमें मैंने दो चीज पढ़ी थी कि जो उमरिया है बहुत फेमस कोल माइंस है मध्य प्रदेश की। अगर आपने दो भी पढ़ रखे हैं चार में से कोई दो पढ़ रखे हैं तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने उमरिया का पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में है, बहुत फेमस है। एंड इब रिवर, ठीक है, इब रिवर महानदी रिवर, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। ठीक है, अब मुझे ये दो आते थे तो आई कुड इजीली मार्क ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपने पढ़ रखा है, दो की नॉलेज है, तो आप एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अब इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें भी अगर आपको दो की नॉलेज है तो इजीली आंसर आ सकता है। मुझे पता है कि गुड़गांव का जो कैनाल है, गुड़गांव में यमुना है जो बहुत ही अल्ट्रा पोल्यूटेड है, तो गुड़गांव का कैनाल यमुना में है। अब मैं सी का 2 करता हूँ, तो सी का 2 इज इन सी या डी, इनमें से कोई करेक्ट होगा। अब मैं इस पर पहुंच गया। ठीक है, देन मुझे पता है कि जो सरहिंद कैनाल है, सरहिंद कैनाल इज इन सतलज, ये मुझे पता था, तो ये बी इसमें है। देन इंदिरा गांधी कैनाल, ये बहुत फेमस कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, इट इज इन सतलज, बियास, और इधर जो डिस्प्यूट चला है इंदिरा गांधी कैनाल पे, सो ये 3 से रिलेटेड। अगर आपको ये 2-3 आते हैं तो आप इजीली सी मार्क कर पाओगे। तो गुड़गांव और इंदिरा गांधी कैनाल इज वेरी फेमस। नेक्स्ट 35। अब ये एलिमिनेशन से इजी हो जाएगा। कॉमन सेंस कैसे लगानी है? कॉमन सेंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वाली आप टेक्निक लगा सकते हो। कॉन्ट्रडिक्शन वाली टेक्निक ट्रिक जो बताइए कैसे लगा सकते हैं, आपको बताना नॉट करेक्ट नॉट। अब इसमें क्या है, फर्स्ट दे रखा है कि जो राइस है 3 टाइम्स ऑफ द ईयर बिहार वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है। अब मुझे पता है जो राइस है बिहार और बंगाल में मतलब सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है, मतलब बहुत ज्यादा। सो ये करेक्ट हो सकता है कि 3 टाइम्स वेस्ट बंगाल में है। मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूँ कि करेक्ट हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, बिहार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन राइस प्रोडक्शन में 15.7% है। फिर क्या है, जो स्टेट वेयर लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश। अब ये तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये आइसोफाइड, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, पता नहीं। इसमें दे रखा है राइस जो प्रोडक्शन है वो बिहार में इतना ज्यादा है 15%, मतलब ऑलमोस्ट 1/6 हो रहा है। 1/6 प्रोडक्शन बिहार में हो रहा है। पर दूसरी जगह दे रहे हैं कि स्टेट जहां लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश है। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना कि बिहार में ज्यादा है या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, कोई भी एक सही होगा। पर लार्जेस्ट एरिया राइस प्रोडक्शन का उत्तर प्रदेश में है। या हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में मतलब सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पॉपुलेशन एरिया उत्तर प्रदेश में, और ये परसेंटेज दे रखा है। जो इतना एग्जैक्ट परसेंटेज है वो चांसेस है गलत होने के। सो आंसर विल बी बी, कि बी वाला स्टेटमेंट गलत है। सो इसमें आप कौन सा टेक्निक लगाओगे? कॉन्ट्रडिक्शन वाली टेक्निक आप इजीली लगा सकते हो। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इन क्वेश्चन में से कौन सा करेक्ट है। आप करेक्ट याद रखना, नॉट करेक्ट करेक्ट क्या पूछा है। सो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल डायरेक्ट, वो हम अधिकतर बोथ सही होते हैं। कॉटन इज मोस्टली खरीफ क्रॉप, आपको पता है खरीफ सीजन में ग्रो होता है, पढ़ लेना कौन से क्रॉप्स कब ग्रो होते हैं। देन जो कॉटन क्रॉप है वो 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली उसमें ग्रो होता है। आंसर सही, डेटा मोस्टली करेक्ट होता है। ये हम एक वीडियो लाएंगे उसमें ही बताएंगे, ये वाली भी कुछ ट्रिक्स की वीडियो आई नहीं है, वो आने वाली है। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेड सॉइल है वो सेकंड लार्जेस्ट सॉइल है, आपको पता है इट्स द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल। प्लीज लिखना कमेंट सेक्शन में कि लार्जेस्ट सॉइल कौन सी है। सो या सजेशन इज करेक्ट। सेकंड, जो रेड सॉइल है वो ब्लैक सॉइल को सराउंड करती है, साउथ ईस्ट और नॉर्थ से। इंडिया का ये मैप है, तो जो ब्लैक सॉइल है उसके जो जितनी भी सराउंडिंग है वो सब रेड सॉइल है। तो दिस इज करेक्ट। पर इसमें कोई बिकॉज लगाओगे तो ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, ब्लैक सॉइल रेड सॉइल ये अलग अलग स्टेटमेंट है। आंसर विल बी सी, आर इज नॉट रिलेटेड टू ए, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस हो सकता है कांचीपुरम की जितने भी टेम्पल्स हैं बहुत फेमस है, वो एंशिएंट टाइम में आए थे। ठीक, बहुत फेमस टेम्पल्स हैं। देन भिलाई में जो प्लांट्स लगे थे टाटा स्टील आयरन वगैरह के, वो सब इंडिपेंडेंस के बाद लगे थे, जो हमने डेवलपमेंट किया था 5 ईयर प्लान्स जो आए थे। तो भिलाई का क्या होना चाहिए? पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब आपने ए का 4 किया और डी का 1 किया, आपको 2 ही ऑप्शन आते हैं, तो आप इजीली बी मार्क कर सकते हो। कॉमन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अब ये लिस्ट दे रखी है, फेमस स्टॉर्म कौन सा है, एरिया कौन सा है। पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सपोज आपको नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस लगाओगे कि जो लू है, लू हम कहते हैं ना गर्मी में लू चल रही है, इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है, इतनी लू चल रही है, बाहर मत जाओ। तो ये लू नॉर्थ इंडिया में यूज होती है। तो लू किधर आती है? पंजाब से लेकर बिहार तक, जितना भी नॉर्थ इंडिया होता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उधर लू चलती है गर्मियों में, से ज्यादा लोग बेहोश हो जाते हैं। तो लू हम कॉमन लैंग्वेज में भी यूज करते हैं कि बाहर लू चल रही है, बाहर मत निकलो। सो डी का 1 किस में है? सिर्फ डी का 1 इसमें ही लिखा है। तो मैं इजीली सी मार्क कर सकता था। बाकी जो मैंगो शावर होते हैं कर्नाटका में होते हैं, याद रखना। ब्लॉसम शावर ये केरला में होते हैं, याद रखना। देन
नॉर्वेस्टर इज इन वेस्ट बंगाल, याद रखना, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल बतानी, कंट्री बतानी है। नाइपेडो म्यांमार में, डबलिन आयरलैंड में, ओटावा कनाडा में। ये नॉलेज का क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो इसको अटेम्प्ट करना, नहीं है तो प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन। खार्तूम कहां पर है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर गेंजेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, कौन सा स्टेटमेंट सही आपको ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि ये जो रीजन है वो सेंट्रल और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। मैं बता रहा हूं दोबारा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन, वो करेक्ट होते हैं, याद रखना, इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस रीजन हैज मोर देन 130% इरिगेशन ऑफ 140%। नंबर्स हैं, नंबर्स डेटा मैंने आपको बताया करेक्ट होता है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो कितने मीटर्स हाइट है, कौन सा पास है, इधर नॉलेज नहीं लग रही, कॉमन सेंस नहीं लग रहा, ट्रिक नहीं लग रही, यू शुड स्किप सच क्वेश्चन, ये बहुत ट्रिकी टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आपको बताना है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, जो जूट है वो इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया है। हाँ, फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। सेकेंड, जो जूट है वो खरीफ क्रॉप है, जो February to June में सोन होता है, और जो हार्वेस्टेड होता है वो जुलाई टू अक्टूबर में होता है, दिस इज करेक्ट। बट इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इंडिजिनस क्रॉप है, उसका क्या रीजन है कि कब सोन होता है, नहीं, इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कब सोन हो रहा है इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो आप बिकॉज लगाओगे कि जूट इंडिया का इंडिजिनस क्रॉप है क्योंकि वो कब ग्रो होता है, इससे नहीं, देयर इज नो रिलेशन। आंसर विल बी, जो आ रहा है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप बिकॉज लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉट वाला आएगा या करेक्ट वाला आएगा, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इसमें ऐसे दे रखे हैं, ट्रीटीज दे रखी है। अगेन दिस इज अ टफ क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। मैं इसको स्किप करता क्योंकि इनमें से देवदान भट्ट, हिमाद्री, माधवाचार्य, बल्लाल सिंह, सिर्फ माधवाचार्य पढ़ा है, उनकी बुक इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई कि उन्होंने पराशर माधव लिखी है, बस माधव हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सी है। सो इसको आइडेंटिफाई करना टफ होगा क्योंकि सी का 2 दोनों में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। सो अगर आपको माधवाचार्य की बात, माधव ये इजीली आंसर कर सकते हैं, बट इसके अलावा आपको कोई और बुक पता है तो आप अटेम्प्ट करना, नहीं तो उसको स्किप करना, रिस्क मत देना, क्योंकि इसमें ये सिर्फ नॉलेज से होगा और ये इधर थोड़ा सा कॉमन सेंस लग जाएगा, नहीं तो स्किप इट, ठीक है। अगर आपको कोई और एक ऑप्शन और आता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो स्किप करना, ट्रिक नहीं लग रही। नेक्स्ट, असर्शन रीजन दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो टर्किश इन्वेजन इंडिया में सक्सेसफुल हुआ था, बिल्कुल सही, मोहम्मद गौरी ये सब आए थे। देन क्यों हुआ था, इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, जब मिडिवल टाइम था उधर सबके अलग अलग रूलर्स थे, जैसे राजपूत वेस्ट इंडिया में थे, देन पाला रूलर्स इधर थे, साउथ इंडिया के रूलर्स अलग थे, तो कोई यूनिटी नहीं थी, तो इजीली अटैक हो गया। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज टर्किश इन्वेजन क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। क्योंकि लगा के यूज करना, अगर आपका क्योंकि सही लग रहा है, बिकॉज सही लग रहा है, तो ये इज द करेक्ट होगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, आंसर विल बी आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 46, इसमें आपको बताना है कि जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि इंडिया कंक्लूडेड सेकंड ग्लोबल, ये फैक्चुअल नंबर वाला स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट, कि इंडिया ने वो करा था, समिट ऑर्गेनाइज किया था। जो इंडिया वाली स्टेटमेंट होते हैं वो चांसेस होते हैं सही होने के। नेक्स्ट, जो टर्म ग्लोबल साउथ है, क्या वो डेवलप्ड से रिलेटेड है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और जो साउथ की भी कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग है, मोस्टली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडिया, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इंडिया जो समिट कराएगा वो डेवलप्ड का कराएगा या डेवलपिंग, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, डेवलपिंग होना चाहिए। तो आंसर विल बी ओनली वन करेक्ट है, कॉमन सेंस लगेगा, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से होना था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, वैसे ही हम कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन हम कौन सी चीज यूज करके, नॉलेज, कॉमन सेंस, एलिमिनेशन कौन सी यूज करके कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बता रहे हैं कि जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है, ग्रीन हाउस गैस को लेकर कौन सी चीज सही है। तो आईपीसी की रिपोर्ट ने ऑब्वियसली बताया कि ग्रीन हाउस एमिशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्रेजुअल और लिमिटेशन रिडक्शन एनफ है, तो क्या हमें स्लोली रिडक्शन करना चाहिए एमिशन में। दूसरा कि डीप रैपिड सस्टेन, हमें लगातार बहुत ज्यादा एमिशन कार्बन, हम जो एमिशन कर रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है। आंसर विल बी ओनली 2, हमें बहुत जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड आ रही है, ड्रॉट आ रहा है, बहुत सारी सिचुएशन फेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी वजह से हमें बहुत जल्दी एमिशन कम करने की जरूरत है। आंसर विल बी डी, कॉमन सेंस, ये सिंपल कॉमन सेंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमने टेक्निक पढ़ी है कॉन्ट्रडिक्शन, ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट, एक बात पे ही दोनों अलग अलग बातें हैं, तो एक कोई भी एक सही होगा। नेक्स्ट, क्रॉप यील्ड से रिलेटेड आपको बताना है, क्या क्रॉप यील्ड की डेफिनेशन होती है, पर यूनिट एरिया में जितना हम सीरियल ग्रो करते हैं वो
देन सीरियल यील्ड की डेफिनेशन कौन सी, पर यूनिट एरिया या फिर टोटल प्रोडक्शन। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वाली टेक्निक है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या, कि दो स्टेटमेंट अगर सेम टॉपिक के ऊपर है, अगर पर उल्टी बात बोल रहे हैं कि 1857 लक्ष्मीबाई थी या नहीं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहा है कि एक ही थी में, उसमें दो अलग अलग बातें तो कोई भी एक बात सही होगी। तो इसमें कौन सी बात सही है, क्रॉप ईल्ड, ये टोटल प्रोडक्शन एब्सोल्यूट प्रोडक्शन होता है, पर जो क्रॉप ईल्ड वाला वर्ड है वो पर यूनिट वाला है। आंसर विल बी ओनली वन करेक्ट। तो कॉमन सेंस लगा के आप इजीली कर सकते हो, कॉमन सेंस प्लस ट्रिक जो बताइए आपको कॉन्ट्रडिक्शन वाली। देन आपको बताना है अनएम्प्लॉयमेंट 2019 से लेकर 2020 तक बढ़ी है या कम हुई है या सेम रही है। अगर गवर्नमेंट ये क्वेश्चन पेपर बना रही है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमने टाइम के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है या कम करी है या सेम रखी है। कॉमन सेंस लगाओ। अब इसमें दोनों ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है तो दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, या तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। अब कौन सा ट्रू है, अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का एग्जाम का पेपर है तो वो डिक्लाइन करेगी, गवर्नमेंट अपने एग्जाम में यही बताएगी कि हमने प्रोग्रेस करी, हमने डिक्लाइन करी है। आंसर विल बी ए इज ट्रू, पहला वाला फॉल्स है। नेक्स्ट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, नॉलेज प्लस पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। एचडीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। आंसर इसका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये इन दोनों ने मिलकर निकाला है। इस आंसर विल बी डी 3 एंड 4। एक और चीज, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आप प्लीज पढ़ लेना, ये कौन रिलीज करता है, इस पर यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है वो ब्रंडलैंड कमिटन रिपोर्ट ने पॉपुलराइज किया था। दूसरा स्टेटमेंट, जो ब्रंडलैंड रिपोर्ट है उसको लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट बोलते हैं। एक चीज याद रखना, 1987 में रिपोर्ट निकली थी, 1987 में जो रिपोर्ट आई थी 87 की रिपोर्ट, उसको ब्रंडलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट इसने ही कॉन्सेप्ट दिया था एसडीजी का। एसडीजी का कॉन्सेप्ट पहली बार किसने दिया था, ब्रंडलैंड रिपोर्ट ने दिया था। इसको आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रंडलैंड रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। और जो लिमिट्स टू ग्रोथ है वो रिपोर्ट किसने दी थी, क्लब ऑफ रोम ने। ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्लीज याद रखना। आंसर इज ए इज ट्रू, पर ये गलत है, ये क्या होना चाहिए, कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जब डेज वाले क्वेश्चन आते हैं ये डायरेक्ट नॉलेज से हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉलेज वाले होते हैं, अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं आता तो प्लीज इसको स्किप करना, रिस्क मत लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट 53 वाला क्वेश्चन है। अब इधर भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देव पटेल की मूवी हम लोगों ने देख रखी है कि देव पटेल वो एक्टर है, लाइन मूवी, काफी सारी मूवी हमने देखी है, तो ही इज एन एक्टर डायरेक्टली, डी का 4, ये हम इजिली बता सकते हैं। देन जो दीपा करमारकर है, दीपा करमारकर इज जिमनास्ट, ये हम सबको पता है, बी का 1, इजिली बी का 1, डी का 4, ये हम इजिली मार्क कर सकते हैं। अगर हम ये मार्क करेंगे तो बी एस डी में से कोई भी एक कर सकते हैं। जो गोपी ठोतापुर है, शी इज इंडिया बोर्न साइंटिस्ट हु लेड टीम टू सोलर एक्लिप्स, ये न्यूज में था, सो आपको ये पता होना चाहिए। देन जो आरोआ बढ़ जाते हैं, इज नासा बोर्न साइंटिस्ट, सो ये आपको आना चाहिए। जो गोपी ठाकुर था ये फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट है। देन आरो बढ़ जाती है, ही इज नासा साइंटिस्ट, ये न्यूज में था, इट्स अ करंट अफेयर का पार्ट। करंट अफेयर्स मैं करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट कौन से करंट अफेयर्स आपको आता है तो आप इजीली सेकंड ऑप्शन मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट 54, आपको बताना है असर्शन रीजन कौन सा सही है। सो 2023 से लेकर 2024 तक ये स्टेटमेंट, सिंगापुर से सबसे ज्यादा इंडिया को एफडीआई मिली थी, तो क्या ये सही है, दिस इज करेक्ट। देन सेकंड वाला ऑप्शन, रीजन कि जो इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी है उसने काफी शिफ्ट कर दिया है इन कंट्रीज, अमेंडमेंट इट हैज ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। बिल्कुल सही, जो ट्रीटी साइन हुई थी इसकी वजह से चेंज हो गया है कि कौन सी कंट्री से हमको कितना एफडीआई मिलेगा। सो बोथ सी ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आई होप ये समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट, जो R21 मैट्रिक्स, ये जो नाम है किससे रिलेटेड है, इसमें कॉमन सेंस इजी लग सकता है। कॉमन सेंस का वाला क्वेश्चन है। जो वैक्सीन अगेंस्ट कोविड है, वैक्सीन अगेंस्ट कोविड है, अभी तक एड्स की कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब इजीली ये काम शांति से होकर पेपर दोगे तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो कि अभी एड्स की एचआईवी की कोई वैक्सीन नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। देन उसके बाद मलेरिया की हाँ वैक्सीन बनी है, वो भारत बायोटेक ने बनाई है सीरम। अब इसमें आपको चूज करना था, मैं इसको ए मार्क करता क्योंकि सीरम इज वेरी वेरी पॉपुलर,
सबसे ज्यादा जो इनोवेटिव कर रहा है, भारत इज इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें इनोवेशन कम होता है। दिस इज प्राइवेट कंपनी। वी ऑल नो कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें इनोवेशन इज मच फास्टर, बेटर। आंसर विल बी ए। रिस्क लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। देन आपको बताना है अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी केन्स फिल्म फेस्टिवल में किसको अवार्ड मिला है? अनुसुईया सेन गुप्ता को मिल रहा है। करंट अफेयर का पार्ट है, इट वॉज वेरी पॉपुलर, नॉलेज से सॉल्व होगा। नेक्स्ट, जो रुद्र M2022 मिसाइल है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी एक वीडियो आने वाली है जिसमें प्लेसेस गलत होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में प्लेस है प्लस डेट है तो वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि डेट्स सही होती हैं बट प्लेस गलत होती हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो आंसर विल बी नेगेटिव ओनली। ठीक है, ये याद रखना। सो राजस्थान इज अ प्लेस गलत होता है, डेट सही होती है, पॉजिटिव होती है, और ये राजस्थान प्लेस गलत होता है, तो इसको हम ओवरऑल स्टेटमेंट गलत मानेंगे। ये काफी सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। सो आंसर दिस विल बी रॉन्ग। देन इट इज अ एयर टू एयर मिसाइल, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। रुद्र मिसाइल है एयर टू एयर, सिर्फ एक मिसाइल है त्रिशूल मिसाइल। बाकी जो मिसाइल्स हैं या तो वो सरफेस टू एयर है या एयर टू सरफेस है, तो दिस इज अ रॉन्ग। आंसर विल बी नाइदर वन नॉर टू। करंट अफेयर्स का पार्ट था, ये आपको पता होगा, पर राजस्थान इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना प्लेसेस गलत होती हैं, डेट सही होती हैं। अगर प्लेसेस और डेट्स दोनों में है तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट, अब बता रहे कि जो न्यूली हेड ऑफ स्टेट है और वो कंट्री है किससे रिलेटेड है। अब ये बहुत टफ है, पॉपुलर नहीं है, सो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, नॉलेज के करंट अफेयर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को यू शुड स्किप, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, अभी कॉमन सेंस एलिमिनेशन से हो सकता है, ऑड वन आउट वाली टेक्निक। ऑड वन आउट में हमने क्या सीखा था कि डेप्थ है, इसमें नंबर है, इसमें नंबर है, इसमें नंबर है, पर इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दे रखा है। आंसर विल बी डायरेक्टली। इतना थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। यूपीपीसीएस कुछ सोच समझ के पेपर सेट कर रहा है। यूपीपीसीएस आपका स्मार्ट वर्क, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी तरह से फ्रेम होते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जो जेट स्ट्रीम है वो स्पीड 300 to 500 किलोमीटर में फ्लो होती है, ये करेक्ट है, नंबर करेक्ट होते हैं, आर इज ट्रू, नंबर्स आर करेक्ट। सेकंड, जो जेट स्ट्रीम होती है वो वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्कवर हुई थी, ईस्टर्ली विंड्स है, रॉन्ग, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आर वेस्टर्ली विंड्स। ये कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए, ये नॉलेज आप में होनी चाहिए, दिस इज बेसिक नॉलेज। सो ये जेट ईस्टर्ली नहीं है, वेस्टर्ली है। आंसर विल बी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। नेक्स्ट 61, कंट्री माउंटेन्स, ये माउंटेन्स यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। जो स्पेन फ्रांस के माउंटेन्स हैं उनको पायरीन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 1 और 3। देन जो स्विट्जरलैंड है, जो जेनीवा, ये सब समिट्स होते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, वो सब एल्स माउंटेन के पास ही होते हैं, बहुत फेमस है स्विट्जरलैंड के एल्स माउंटेन। देन बुल्गारिया के बल्कन्स में माउंटेन सिचुएटेड है, एंड देन इटली के माउंटेन्स, एपेनाइन माउंटेन्स फेमस है। बी स्टेटमेंट, ये आप अटेम्प्ट करते, इजी क्वेश्चन था। देन 62, जो प्लांट्स एनिमल्स हैं जो लैंड पे रह सकते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बेसिक। नेक्स्ट 63, जो ज्वाइंट नेक और हेड को कनेक्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट पिविटल ज्वाइंट बोलते हैं, पिविटल यानी सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन की फिजियोलॉजी बहुत आती है। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा है? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज पैथोजेंस, बेसिक क्वेश्चन है, ये लूसेंट में एनसीईआरटी में दे रखा है, प्लीज गो एंड रिवाइज। देन मिल्क इमल्शन, ये भी बेसिक एनसीईआरटी लूसेंट का क्वेश्चन है डायरेक्ट। बेकिंग सोडा NaHO2, ये भी डायरेक्टली लूसेंट में दे रखा है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए। लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो 1 लाइनर वाले इजी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट सीपीआर, हम बोलते हैं ना, जैसे सीपीआर कोई किसी की मतलब हार्ट अटैक आ जाता है फिर हम उसका चेस्ट दबाते हैं, तो क्यों दबाते हैं? कि वो कार्डियो जो उसका हार्ट है वो रिससिटिकेशन हो जाए, यानी कि पुनर्जीवन हो जाए, वो दोबारा से रिवाइव कर जाए। सो आंसर विल बी सी। अगर आपने ये रिससिटिकेशन पुनर्जीवन पढ़ लिया होता कि दोबारा उसको दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए सांस ऐसे रुक जाती है, हार्ट को दबाने से दोबारा से सांस आ जाती है। आंसर विल बी सी, कॉमन सेंस। ठीक है, नेक्स्ट, जो ओनली वेन्स डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है? तो मैंने कार्डियक वेन, सिस्टिक वेन, हेपेटाइटिस पोर्टल, मुझे कुछ इसके वेन के बारे में पता नहीं था, बस मुझे पल्मरी वेन कौन सी होती है मैंने सुना था, तो मैंने कॉमन सेंस से इसको अटेम्प्ट कर सकता था। ठीक है, कॉमन सेंस से अटेम्प्ट, क्योंकि सिस्टिक, हेपेटिक, कार्डियक, क्योंकि ये जो यूपीपीसीएस पेपर सॉल्व कर रहा है वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बना रहा, वो कॉमन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा है। ठीक है, मेडिकल जो टर्म, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह हुए उन्होंने ये टर्म सुने होंगे,
पर जो कॉमन एस्पिरेंट है हम जो डॉक्टर के बैकग्राउंड से नहीं है, हमने सिर्फ पल्मरी ब्रेन पढ़ा है, ये पल्मरी पल्मरी, ठीक है। आपने पहला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया होता तो इजीली आपने पहले क्वेश्चन भी पढ़ा है, आपने प्रिपरेशन में भले ही पल्मरी नहीं पढ़ा, पर पहला क्वेश्चन जब आप देकर आ रहे हो पल्मरी पल्मरी, तब तो आपने पढ़ लिया ना। सो आंसर विल बी ए। तो यूपीपीसीएस आपको बार बार हिंट दे रहा है, आपको पहचान नहीं है। कब पहचान पाओगे? जब आप शांत हो। नेक्स्ट, डायबिटीज कहाँ होता है? कॉमनली पेनक्रियास, वेरी इजी क्वेश्चन, इंसुलिन देते हैं उसके लिए। सो और डायरेक्ट सुपर इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जो कोविड हुआ था वो किससे हुआ था? सार्स कोविड वायरस 2, ठीक है। ये न्यूज का क्वेश्चन है, करंट अफेयर आना चाहिए। इसमें सिमिलर वाली टेक्निक भी लग सकती है, जो सिमिलर ऑप्शन होते हैं उसमें से कोई भी एक सही होता है। नेक्स्ट, अगर जो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सी सेट में भी आएगा, पेपर 2 में भी आएगा। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस वाला, कि स्पीड ऑफ द बोट वाला ये क्वेश्चन जो होते हैं, बस या बोट वाले क्वेश्चन अगर वो ट्रेवल कर रही है तो कैसे होगा। ये सी सेट बीपीएससी सब में पूछा जाता है, सी सेट की प्रिपरेशन हम सबने पढ़ा है। सो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसमें बताना है नॉट कौन सा नॉट करेक्टली मार्क्ड है, ठीक है, नॉट करेक्टली रिलेटेड टू रामगंगा। अब ठीक है, रामगंगा का मैंने पढ़ा है कि लोकेशन उत्तराखंड में है। सो ये बेसिक है, रामगंगा इज इन उत्तराखंड, ये हम सबने पढ़ा है। देन इरिगेटेड एरिया 6 लाख हेक्टेयर, हाइड्रोजन पावर 198, बट जो डैम की लेंथ है वो 825.58 डिग्री। अब ये पॉइंट जो इंजीनियर बना रहा है उसको भी नहीं पता होगा कि ये 0.8 है या 0.9 है, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा? ए, क्योंकि ये एग्जैक्ट कम ज्यादा होता रहता है। कंस्ट्रक्शन कल को हो गया, यूपीपीसीएस पेपर दे रहा है, 1 महीने पेपर में गैप होता है बनाने में और आने में। सो 1 महीने में ही उसका डैम की लेंथ इंक्रीज हो सकती है कि 825.8 से 825.9 भी हो सकता है। सो आंसर विल बी ए। ये हिंट यूपीपीसीएस आपको दे रहा है, पहचानो उसको। नेक्स्ट, आपको बताना है कल्टिवेटेड एरिया से कौन सा क्वेश्चन सही है। सो फर्स्ट, इन कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया में हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया कल्टीवेशन के लिए। दिस इज पॉजिटिव फैक्चुअल स्टेटमेंट। अब ये मत बोलना सर इसमें 3 प्लेसेस आ गई, वो गलत होगा। ऐसे प्लेसेस नहीं आती, प्लेसेस का मतलब है कि कहाँ सबमिट हुआ, यहाँ कहाँ पर टेस्ट हुआ। ऐसे वाले जो वन वर्ड वाले ऐसे प्लेसेस आते हैं वो गलत होते हैं। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, जो इंडिया की लोकेशन है ट्रॉपिकल मानसून रीजन में, ऑल थ्रू आउट द ईयर वहां पर डाइवर्सिफाइड क्रॉप उग सकते हैं, विच इज करेक्ट। फैक्चुअल है और ऑल वाले करेक्ट होते हैं। आंसर विल बी ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, आपको बताना है प्लेसेस कॉन्फ्लुएंसिंग रिवर कौन सा सही है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग, मैंने ट्रिक कैसे याद करी थी? देव यानी भागीरथी, रुद्र यानी मंदाकिनी में, कर्ण यानी पिंडर में है, ठीक है, और तेहरी यानी कि बीलगंगा में। सो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, आपको बताना है वेस्टर्न यूरोप से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सही है। जो वेस्टर्न यूरोप है वो रेनफॉल ऑल मंथ्स रिसीव करता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऑल वाले ट्रिक हमने पढ़ा है, सही होते हैं, फैक्चुअल भी है और ये फैक्चुअल भी है। नेक्स्ट, जो वेस्टर्न यूरोप है इट इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, फैक्चुअल है, करेक्ट, बोथ 1 and 2, और ये नॉलेज से भी आपको पता होना चाहिए। देन 76, आपको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट में माउंटेन्स कौन से पहले हैं कौन से बाद में। पहले पोंटिक आता है, फिर ज़ेग्रोस आता है, उसके बाद हिंदू कुश, देन काराकोरम रेंज, सबसे लास्ट में काराकोरम रेंज आती है। आंसर विल बी ए। दिस इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। नेक्स्ट, विच इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, रिवर और डायरेक्शन का। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन है, आंसर इसका डी है। इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, दिस इज टू मच नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने नॉलेज है, पढ़ा है, तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं तो इसको स्किप करते। मैंने नहीं पढ़ा, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता ऐसे क्वेश्चन को। काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है ना सर कौन से अटेम्प्ट करें कौन से नहीं अटेम्प्ट करें। कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 120 अटेम्प्ट 134 करना है 130 करना है। आपको बस इस पे ध्यान देना है कि जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कॉमन सेंस ट्रिक नॉलेज कुछ नहीं लग रहा, उसको स्किप करो। नॉलेज सुपर इंपॉर्टेंट है। देन 78 क्वेश्चन, इसमें बताना कौन सा नॉट करेक्ट है। अब अगेन ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही। अगर आपने पढ़ा है तो अटेम्प्ट करना, नहीं तो स्किप करना। मुझे पढ़ता था कि ये कशागन जो ऑयल फील्ड है वो कुवैत में नहीं, ये कजाकिस्तान में है। मैंने पढ़ा था, नॉलेज थी, इसलिए मैं इसे मार्क कर पाया बी। पर अगर आपने नहीं पढ़ा, नॉलेज नहीं है, तो इसको स्किप करना, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, इसमें पूछा है कि मेडिटेरियन से क्लाइमेट से रिलेटेड कौन सा सही है। जो मेडिटेरियन है ना वो रेनफॉल विंटर में रिसीव करता है, ये फैक्चुअल है। इस पे एक ट्रिक वाली वीडियो आएगी कि जो फैक्चुअल ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कैसे करेक्ट होते हैं, जो स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट होता है। देन ड्यू टू विंटर सोल्स्टिस की वजह से जो एयर बेल्ट होती है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो आईटीसी है, आपको पता होना चाहिए विंटर में शिफ्ट हो जाते हैं।
आंसर विल बी बोथ 1 and 2, फैक्चुअल स्टेटमेंट है दोनों। ठीक है, यूपी पीसीएस का 2024 का पेपर स्टूडेंट्स को क्यों टफ लगा? क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो गए। सो ऐसे स्टेटमेंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर वो फैक्चुअल चीज पूछ रहा है, नॉलेज से कुछ गलत नहीं हो रही, तो आप उसको करेक्ट मार्क करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, आपको बताना है कि जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन हुआ था 2024 में, वो कहाँ हुआ था? गढ़चिरौली, महाराष्ट्र प्लेस, देयरफॉर रॉन्ग। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, इट वाज लॉन्च बाय बीएसएफ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, कॉमन सेंस सही, ओनली 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है प्रावा जो इसरो ने सॉफ्टवेयर बनाया है, करेक्ट कौन सा है? तो ये पाथ ब्रेकिंग विक्रम साराभाई स्टेशन का करेक्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट डायरेक्ट होते हैं, वो करेक्ट होते हैं, दिमाग नहीं लगाने, यूपीपीसीएस भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। नेक्स्ट सेकंड, जो अगेन ये बिल्कुल फैक्चर है कि इनिशियल एरोडायनेमिक्स डिजाइन जो था वो एवोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, बिल्कुल फैक्चुअल डायरेक्ट कॉमन सेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी 1 and 2 इज करेक्ट। तो यूपीपीसीएस का पेपर इतना इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का 2024 में इंडिया ने टेस्ट डिलीवर किया था ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल। सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाई है? इंडिया रशिया ने बनाई है, दिस इज करेक्ट। अब ये मत कहना सर फिलीपींस है, गलत हो सकता है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट जहां पर इंडिया फिलीपींस पार्टनरशिप डिलीवरी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान ऐसे मिलकर आते हैं, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ फिलीपींस इंडिया नहीं होता, सिर्फ फिलीपींस होता है, ऑस्ट्रेलिया होता, उसके चांसेस गलत होने के ज्यादा होते हैं प्लेसेस में। नेक्स्ट, जो मिसाइल है उसकी रेंज 490 किलोमीटर होती है। सी नंबर जो होते हैं वो मोस्टली गलत होते हैं, बट कोई कोई एक्सेप्शन है, 70 to 80% ऑफ द टाइम ट्रिक वर्क करती है, इसमें वो नहीं वर्क करी, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है। 490 किलोमीटर नहीं है, कम रेंज है, कितनी आप बताना, आंसर विल बी डी। एमटीसीआर रिजीम की वजह से इंडिया ने लिमिटेशन है कि हम कितनी मिसाइल की डिस्टेंस को रख सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कंट्रीज को। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हमने कम वो रखा है बिकॉज ऑफ एमटीसीआर। ठीक है, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, कोहिमा का जो पीस मेमोरियल है वो कहाँ सिचुएटेड है? एक चीज याद रखना, कोहिमा अगर क्वेश्चन में भी है, कोहिमा स्टेटमेंट में भी है, तो वो करेक्ट होता है। ठीक है, ये मत बोलना सर इसमें कोहिमा दे रखा है तो गलत होगा, नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी दे रखा है कोहिमा का पीस मेमोरियल, कोहिमा में ही तो होगा, कॉमन सेंस, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। सेकंड, इट विल बी डेवलप बाय साउथ कोरिया, रॉन्ग, दिस इज प्लेस, प्लेस के लिए मैंने पढ़ा है, चांसेस है उसके गलत होने के, आंसर इज ओनली 1। नेक्स्ट, जो मोबिलिटी एग्रीमेंट है वो इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया और फिलीपींस हमने पहले पढ़ा है, ऐसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया के साथ कोई कंट्री एक साथ है तो वो सही होगा, वो प्लेस में काउंट नहीं होता है। सेकंड, जो स्कीम है वो इंडियन ग्रेजुएट्स को स्किल वगैरह देती है, सो ये फैक्चुअल डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट होगा, आंसर विल बी डी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट 85, जो इनक्वेज है वो स्टेटमेंट से आपको बताना है कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड, पहले सेकंड पढ़ते हैं कि जो इंडिया है उसने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट करा है सीएनएसटी टू काउंटर न्यूक्लियर सिक्योरिटी। अब ये फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, बट ये कॉन्फ्रेंस 25 मई 2024 में हुई थी। अगेन ये एक्सेप्शन है, डेट मोस्टली सही होती है, बट इसमें गलत है, समटाइम्स दे आर रॉन्ग ऑल्सो, तो आंसर विल बी ओनली 2, ये वाला क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि जो पेरोल लाओ ये कैंपेन है, ये किससे रिलेटेड है? सो फर्स्ट इज फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है, करेक्ट। देन चीफ मिनिस्टर ने इसको कैंपेन को लॉन्च किया था उत्तराखंड के, बोथ आर करेक्ट, दोनों फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर उत्तराखंड आ रहा है तो ये गलत होना चाहिए। एक चीज आप अपने अच्छे नोट में कर लो कि अधिकतर यूपीपीसीएस में स्टेट की स्कीम्स या इनिशिएटिव पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, हर पेपर में पूछेंगे 2 से 3 इनिशिएटिव। अगर कोई भी इनिशिएटिव बेस्ट प्रैक्टिस कि कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज करा है, किस स्टेट ने कौन सा लॉ लाया है, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बोथ आर करेक्ट। अगर ऐसा लिखा होता कि उत्तराखंड में इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है तो वो गलत होता, उत्तराखंड में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। बट अगर कोई भी इनिशिएटिव स्कीम या लॉ कि उत्तराखंड वो लॉ लाया है या उत्तराखंड ने वो स्कीम लॉन्च करी है या उत्तराखंड ने वो इनिशिएटिव लॉन्च किया तो वो सही होता है, प्लीज ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। आपको समझ आ गया कि प्लेस कब गलत होगी कब सही होगी, ये नोट्स बना लो, बहुत हेल्पफुल आप क्लियर रहेंगे। देन उसके बाद विद रेफरेंस टू नेशनल इंडिया नेपाल इंटरनेशनल कॉन्क्लेव विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? न्यू दिल्ली, प्लेस इनकरेक्ट, गलत,
3 डे कॉन्क्लेव था, जनरल स्टेटमेंट है, जनरल फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि जो 3 डे कॉन्क्लेव हुआ था वो ऑर्गेनाइज किसने किया था, नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। आंसर विल बी ओनली 2 करेक्ट। देन नेक्स्ट, जो ल्यूपेक्स सैटेलाइट है उससे रिलेटेड आपको बताना है, इंडिया जापान पार्टनरशिप है, करेक्ट। मैंने आपको बताया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान, इंडिया फिलीपींस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, जो जेक्सा है वो रिस्पॉन्सिबल है मिशन के लिए, लैंडर के लिए, इसरो रोवर के लिए और लॉन्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गलत, ये फ्लिप कर लिया। जापान जेक्सा रोवर और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लॉन्च के लिए, और जो इसरो है वो लैंडर के लिए लॉन्च है। हमने एक टेक्निक में पढ़ा है कि इंटरचेंज वाली। आंसर ओनली 1 इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, जो गाइडलाइंस है कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये जो गाइडलाइंस है मतलब बच्चों को मारना, फिजिकल पनिशमेंट देना, वो तमिलनाडु ने लॉन्च करी है 26 अप्रैल 2024 को। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो स्टेट से रिलेटेड लॉस, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स आते हैं वो करेक्ट होते हैं, इसमें डेट भी है करेक्ट होती है, और जो स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, लॉज हैं वो करेक्ट होते हैं। अगर ये होता कि तमिलनाडु में वो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की या वो समिट तमिलनाडु में हुआ तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं, पर अगर इनिशिएटिव है, स्कीम है, वो सही होती है, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, जो गाइडलाइंस है उसने बोला है कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग स्टूडेंट्स का सेफ गार्ड करेंगे, करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, फ्लाई 91, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये न्यूली सैटेलाइट लॉन्च है इंडिया में, दिस इज करेक्ट, इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के इनिशिएटिव है, अगर इंडिया के इनिशिएटिव होते हैं वो करेक्ट होते हैं। देन सेकंड, ये मनोवर इंटरनेशनल फ्लाइट 18 मार्च 2024 में लगाई है, डेट्स अधिकतर करेक्ट होते हैं, आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, आपको स्कीम है और लैंडमार्क है, अब ये कॉमन सेंस हो सकता है, इसमें कॉमन सेंस लग सकता है। हमने पढ़ा है कि जो जल जीवन मिशन है वो सबसे लेटेस्ट आई थी, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे, तो जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में, ये मैंने पढ़ रखा है क्योंकि जल जीवन मिशन इन सब में सबसे नहीं है। आवास योजना, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडर वाली स्कीम प्राइम मिनिस्टर जब पहले टर्म में थे तभी आ गई थी, बहुत जल्दी 2014-2015 में आ गई थी। जल जीवन मिशन सबसे नया है, और सबसे नया कौन सा है, 2016, 2014, 2016, कौन सा नया है, 2019 सबसे नया है। तो आंसर जल जीवन मिशन 3। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए, तो बी का 3 होगा, बी का 3 दोनों स्टेटमेंट में है, ए या बी में से कोई एक करेक्ट होगा। देन उसके बाद देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान। अब स्वच्छ भारत अभियान हमको पता है, जैसे ही पीएम मोदी इलेक्ट हुए थे उसके कुछ महीने बाद थी स्वच्छ भारत अभियान, पीएम मोदी की वीडियोस वगैरह थी वाराणसी में झाड़ू ऐसे लगाते हुए, तो वो हमें पता है सेकंड वाला करेक्ट है। तो जब वो इलेक्ट हुए थे ऑलमोस्ट उसके तुरंत बाद ही ये स्कीम आ गई थी, तो सी का 2 इसमें है, बी इसमें है, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, अगर आपने दो ऐसे कॉमन सेंस लगा के एलिमिनेट कर लिए, पेपर इजीली सॉल्व। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कौन से इंडिकेटर सही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, पीवाईक्यूज में हर साल रिपीट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 इंडिकेटर है, इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एनवायरमेंट नहीं है, आंसर विल बी सी, रट लो इसको, बहुत बार हर साल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताएं स्कीम्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सी स्कीम पहले आई कौन सी बाद में। सो फर्स्ट टाइम स्कीम कौन सी आई थी, स्वच्छ भारत मिशन, हमने इधर भी पढ़ा है, स्वच्छ भारत मिशन 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014, पीएम मोदी की इलेक्ट होती है। क्वेश्चन पेपर में ही बार बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हिंट जैसे सिमली पाल के 2 क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही स्वच्छ भारत के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे आपने पहला वाला कराया तो नेक्स्ट वाला भी इजीली आंसर कर सकते हो, सो फर्स्ट विल बी करेक्ट। अच्छा, उसके बाद पीएम मोदी की विकास योजना, गरीब कल्याण, महिला शक्ति, ये पीएम मोदी के अंदर आई थी बाद में। तो फर्स्ट किसमें, स्वच्छ भारत सबसे 2014 में फर्स्ट, इसमें फर्स्ट किसी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर विल बी सी 1 2 3 4। उसके बाद आप इजीली लगा सकते हो कि स्वच्छ भारत 2014 में, विकास कौशल योजना 2016 में, गरीब कल्याण योजना ये कोविड के टाइम पे 2019 में आई थी, गरीब कल्याण योजना कोविड के टाइम में हेल्प करने के लिए। देन महिला शक्ति केंद्र है। सो इजीली कॉमन सेंस लगा के आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, नॉलेज नहीं है तब भी आप कर सकते हो। न्यूज में तो सुनाइए, आप इस दुनिया में रहते हो तो न्यूज में यू हैव हर्ड कि स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ सबसे पहले। नेक्स्ट, जो मेल्थूस है, मेल्थूस ने बोला था कि जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है, मतलब रेशियो में 2:2, 2:5 ऐसे, बहुत फास्ट। और जो एग्रीकल्चर है वो अरिथमेटिक में यूज होता है प्लस, और ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है, और जो फूड है बस वो प्लस होता है। तो जो फूड है वो स्लो ग्रो होता है, पॉपुलेशन फास्ट ग्रो होती है। तो मेल्थूस का मानना था कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, नहीं तो एग्रीकल्चर फूड कम पड़ जाएगा, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो फिस्कल पॉलिसी है,
अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन फेस कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन क्या होता है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं कि दुनिया में ग्लोबल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या गवर्नमेंट जो सब्सिडी है वो कम कर देगी? गलत, लोगों पे बर्डन और बढ़ जाएगा। रॉन्ग। इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन फ्यूल या रिड्यूसिंग, ये कॉन्ट्रोडिक्टरी है। कॉन्ट्रोडिक्टरी में मैंने बताया था कोई भी एक सही होगा। तो गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी टैक्स या रिड्यूस करेगी टैक्स? आंसर विल बी गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी टैक्स। और लोगों पे इतना बर्डन ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से आ रहा है, क्यों बढ़ाएगी? और आंसर विल बी ओनली 3। इसमें करेक्ट पूछा था, करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना करेक्ट है इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है, मैच करना है कौन सी स्कीम कौन सी सही है, बेनिफिशियरी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। कॉमन सेंस से हम इसको कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है, इसमें 55 टू 200 पर मंथ जो श्रम है, रीजनेबल स्कीम। देन प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के लिए जीवन बीमा 436। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए 20 रुपीज, सुरक्षा जीवन इज वेरी कॉस्टली, ठीक है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टली 436 याद रखना। जीवन लाइफ टाइम, सुरक्षा के लिए सिर्फ 20 रुपए, जीवन के लिए 436 रुपए। देन अटल पेंशन डिपेंड्स ऑन बेनिफिशियरी का यूज। अटल पेंशन स्कीम सबके लिए, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना ही आपकी बाद में पेंशन के रिटायरमेंट के टाइम आपको पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट 97, दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है और आर रीजन है कि नहीं। जो डेवलपमेंट है उसको डिफाइन किया है लिविंग स्टैंडर्ड और वेलफेयर इंक्रीज हो। डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और वेलफेयर इंक्रीज हो। दूसरा, जो ग्रोथ इन पर कैपिटा है इज नॉट सफिशिएंट मेजर फॉर डेवलपमेंट, वो ग्रोथ पर कैपिटा सफिशिएंट मेजर नहीं है। दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आपको बताना है कि गोल 4 सस्टेनेबल एसडीजी का कौन सा वाला करेक्ट है। फर्स्ट, एसडीजी गोल 4 इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, गोल 4 इज एजुकेशन, एजुकेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देन स्कूल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, एग्रीकल्चर रॉन्ग, थर्ड टेक्नोलॉजी रॉन्ग। एजुकेशन वाले कौन से? ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट, आर्टिकल इसमें बताना कौन सा गलत है, गारंटी नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर, तो इसमें आंसर प्रॉपर्टी वाला, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसमें असेंबल भी दे रखा है 19 में, इसमें मूव भी दे रखा है, प्रैक्टिस भी दे रखा है, ये प्रॉपर्टी वाला नहीं दे रखा। आंसर विल बी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 19 के अंदर हटा दिया गया था 44 अमेंडमेंट के थ्रू। 44 अमेंडमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी हमने 300 में डाल दी, 19 में नहीं है, 300 में। नेक्स्ट, इसमें पूछा है फर्स्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेम पर्सन 2 और मोर स्टेट का गवर्नर हो सकता है, करेक्ट। सेकंड, सॉरी, सेम पर्सन कैन नॉट, इसमें कैन नॉट पूछा है, जबकि जो गवर्नर है 2 और मोर स्टेट का गवर्नर हो सकता है, ठीक है। तो कैन नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि गवर्नर को एडिशनल चार्ज और स्टेट का दे देते हैं, हमने न्यूज में सुना है, तो दिस इज रॉन्ग। 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर हर स्टेट का होना चाहिए, हमने पीवाईक्यू में पढ़ा, उसमें पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 153 दे रखा था, 154, 155, 156 ऐसे दे रखा था ना पहले क्वेश्चन में, हमने इसमें पढ़ा है 156 में गवर्नर ऑफ ईच स्टेट है। आंसर विल बी बी, फर्स्ट वाला गलत है, इसमें कैन आना चाहिए था, कैन नॉट नहीं, और ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये याद रखना, ऑप्शन सी और डी देखेंगे। क्रिएटिंग न्यू स्टेट और ऑल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, ये 2, 3, 4 में रिलेटेड आर्टिकल है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। ये पीवाईक्यू का पार्ट है, आपको नॉलेज से आना चाहिए, पीवाईक्यू इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट 102, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है, बेसिक क्वेश्चन है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन 280 में दे रखा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में दे रखा है, सीएजी 148 में दे रखा है। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट 103, इसमें बताना है कौन से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन में है, दिस इज रॉन्ग। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन माइंस फैक्ट्रीज एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है, करेक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये कल्चरल राइट्स है। बेसिक नॉलेज, आंसर ए 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट, अब मैं बताना है ओनली इनपुट डिवाइस कौन सा है, ये आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट है, बट माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, रोम। नेक्स्ट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ये एनसीईआरटी लूसेंट में दे रखा है। आंसर विल बी सी, थोड़ा इसलिए रिवीजन जरूरी है, प्लीज रिवाइज इट। देन क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जब नॉट ट्रू है, कॉमन सेंस लगाओ, क्रोमोजोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, करेक्ट। जो क्रोमोजोम होता है उसमें इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस होती है, करेक्ट। जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसमें जीन्स उसे बोलते हैं, करेक्ट, कॉमन सेंस के। पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल है, क्या वो कोई भी रोल प्ले नहीं करता सेलुलर रिप्रोडक्शन में? दिस इज रॉन्ग, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है सेल का, उसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है।
आंसर विल बी बी। और ये हमने पढ़ा है कि जो नॉट वाले यूपीपीसी उसको ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, इसमें 3 गैसेस CO2, NO2 और SO2, क्या ये रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होकर एसिड रेन प्रोड्यूस करती हैं? करेक्ट, हमें पता है एसिड रेन करती है NO2। सेकेंड रीजन, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो पोल्यूटेड है हाई गैसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा से। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिकॉज लिखोगे तो आपको पता चलेगा एटमॉस्फेरिक एयर में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से एसिड रेन हो रही है, ये सारी गैसेस आ रही हैं। ठीक है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। नेक्स्ट, इंडोनेशिया और इंडिया का ज्वाइंट डिफेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। इस मीटिंग में इंडोनेशिया ने एग्रीमेंट किस पे साइन किए थे? डिफेंस, इंडस्ट्री, मैरीटाइम, इन सब पे। दिस इज करेक्ट। इसमें प्लेस दिए, कंफ्यूज मत होना, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट दोनों में सेम प्लेस है तो वो करेक्ट होगा। सेकंड, जो मीटिंग हुई थी जकार्ता में हुई थी, दिस इज इनकरेक्ट। मैंने बताया था प्लेस होती है वो रॉन्ग होती है, नंबर होता है वो करेक्ट होता है। अगर ये दिया है तो स्टेटमेंट इज ओवरऑल रॉन्ग। अब ये मत कंफ्यूज होना सर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता तो सही होना चाहिए, गलत। इंडिया और इंडोनेशिया की समिट थे ना, इंडिया की वजह से वो जकार्ता की बजाय न्यू दिल्ली भी हो सकता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया और इंडोनेशिया करेक्ट है, बट जकार्ता इज रॉन्ग। आंसर इज ओनली वन, सिर्फ ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, जो FWD-200B है उससे रिलेटेड करेक्ट बताना है, तो वो इंडिया की इंडिजिनियस बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। दिस इज करेक्ट। याद रखना फर्स्ट वाले ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। सेकंड, 100 kg पेलोड कैपेसिटी है। दिस इज नंबर इज ऑफन पॉजिटिव, करेक्ट। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, आपको बताना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड कौन से सही है। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सही होते हैं, पॉजिटिव, करेक्ट। सेकंड, कॉमर्स सेक्रेटरी ने इसको अटेंड किया था, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फैक्चुअल कॉमन सेंस स्टेटमेंट है, वो था करेक्ट। ये याद रखना यूपीपीसीएस जो कॉमन नॉलेज वाले जैसे जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली होती है ईस्टर्ली, इसको उसने गलत कर दिया कि वो ईस्टर्ली लिख दिया, होती वेस्टर्ली है, क्योंकि यूपीपीसीएस आपको एक्सपेक्ट करता है कॉमन सेंस एनसीईआरटी बुक का पार्ट है, आपको आना चाहिए। बट ऐसी चीज यूपीपीसीएस को आपको पता है कि कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है, आपको नहीं पता होगा, इसलिए वो जानबूझ के उसको सही डालते कि आप इसमें दिमाग ज्यादा ओवरथिंक करके गलत मत करना। ये यूपीपीसीएस को पता है, आपको नहीं पता तो वो करेक्ट देता है। आंसर बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, ज्वाइंट एक्सरसाइज दी गई है, कब कब हुई थी, ये आप क्वेश्चन आप स्किप करना अगर आपको नहीं पता, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इट्स टफ क्वेश्चन। बट ये याद रखना, उज्बेकिस्तान इंडिया की एक्सेस को दुस्तलिंग बोलते हैं, इंडिया फ्रांस की को शक्ति बोलते हैं, इंडिया यूएस को टाइगर ट्रायम्फ बोलते हैं, मिलान इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। सो ये यूपीपीसीएस में अलग पैटर्न में दोबारा आ सकता है। 113, सक्षम वैली से रिलेटेड आपको बताना है कि जो ये सक्षम वैली है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। दिस इज करेक्ट, फैक्चुअल स्टेटमेंट। सेकंड, इंडिया ने चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है तो इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च किए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना जो चला रहा है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट। बोथ 1 and 2 करेक्ट। कॉमन सेंस नॉलेज आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में। अब ये स्कीम आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है, इसमें इजी है, इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये स्कीम 2000 से पहले की पुरानी स्कीम है। और मनरेगा जो आई थी कांग्रेस के टाइम पे 2008 में आई थी, 2008-2009 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये न्यू स्कीम है, ये 2014-15 में आई थी। ठीक है, दिस इज न्यू स्कीम। सो सबसे लास्ट में कौन सी स्कीम आई थी, सबसे न्यू स्कीम ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। और 4 सबसे न्यू है। 4 किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें 1 है, 2 है, 2 है। 4 किस में आ रहा है सबसे लास्ट में, इसमें। सो आंसर विल बी 1 2 3 4 ए। सिर्फ हमें इतना पता चल गया ना, पहचान लिया कि सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे पुरानी है, प्राइम मिनिस्टर की मोदी की आते ही हुई थी, बाकी सब प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले की है, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, आपको बताना है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। जो इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, दिस इज करेक्ट। करेक्ट बताना है, अंडर डेवलप्ड है। इंडियन इकोनॉमी अभी डेवलपिंग हो रही है, इंडिया का टारगेट है 2047 से विकसित भारत बनने की। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, दिस इज करेक्ट। देन जेएम कीन्स है, वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, दिस इज इनकरेक्ट। राइट इन द कमेंट सेक्शन कौन से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। देन असर्शन बोल रहा है कि जो वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी है वो डिटरमाइन होती है डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोलते हैं, करेक्ट। देन जो डिमांड सप्लाई फॉरेन करेंसी की होती है उसे रेगुलेट सेंट्रल बैंक करता है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, पहले हम बता रहे हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्री फ्लो होता है, क्या कहते हैं डिमांड सप्लाई डिटरमाइन करता है, और उसमें दे रखा है सेंट्रल बैंक, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस इज सेंट्रल बैंक इज रॉन्ग, मार्केट से डिटरमाइन होता है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट 117, इसमें बताना है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जरूरी है, 1970s में इसलिए करा था कि पुअर को भी मिल पाए। रीजनल रूरल बैंक्स भी इसलिए बनाई थी, और अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय बैंक ब्रांच भी इसलिए किया था कि वो बैंक्स रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड करवा सके फाइनेंस। आंसर विल बी 1 2 and 3, बेसिक कॉमन सेंस।
देन 118 आपको बताना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड कौन से सही है. इट कवर 75% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन एरियाज. नंबर करेक्ट. इट प्रोवाइड फोकस फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ women children. Factual, common sense. Correct. Then it was enforced on July 5th 2010. This is incorrect. See नंबर हमने पढ़ा था कि डेट सही होती है, ठीक है, डेट्स आर करेक्ट, बट इसमें ये गलत है. ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 2013 में आया था. ये बहुत पॉपुलर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013. ये आपको नॉलेज होनी चाहिए. मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो यूपीपीसीएस होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये 2013 आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए. तो यूपीपीसीएस जो आपको पता होना चाहिए, वहां पर स्टेटमेंट गलत कर देती है. ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग. ये एक्सेप्शन है डेट वाली ट्रिक्स में. आंसर 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इसमें पूछा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एसडीजी में फेवरेबल रिलेशन है. करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ एसडीजी है वो एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है. दिस इज करेक्ट. बिकॉज लगाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम सेम है. एसडीजी के भी ये डायमेंशन है जो एसडीआई के. तो आंसर ए एंड आर आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट आपको बताना है कि कंट्री कौन सी और रेमिटेंस सबसे ज्यादा किससे आ रहे हैं. सबको पता है कि इंडिया से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आते हैं. इंडिया इज फर्स्ट. सी का 1. जब सी का 1 करोगे आंसर ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा. इतना इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट, स्टेट और कौन सा स्टेट कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. अब ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो खर्चा यूपी को करना पड़ेगा. पॉपुलेशन पे इतना बड़ा एरिया है, सो यूपी इज फर्स्ट. बेसिक कॉमन सेंस. तो इसका बी का 1 होना चाहिए. बी का 1 किसका है? इसमें दोनों में. तो बी या सी में से कोई करेक्ट होगा. सेकंड, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है. न्यू दिल्ली पॉलिटिकल है, महाराष्ट्र फाइनेंशियल है. वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र का भी. आंसर सेकंड. तो ए का 2 ये. ठीक है. कर्नाटका इन सब में छोटी है. मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में इज ह्यूज. सो आंसर विल बी बी. कॉमन सेंस लगा के हो सकता है, बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट 122 असर्शन रीजन. इसमें दे रखा है आर्टिकल 352 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी से डील करता है. करेक्ट. फैक्चुअल नॉलेज क्वेश्चन है. सेकंड, जो इमरजेंसी है वो कभी भी इंप्लीमेंट की जा सकती है. करेक्ट. एनी, ऑल, नॉट वाले क्वेश्चन सही होते हैं. यूपीपीएससी में गलत होते हैं, पर यूपीपीसीएस वो उसको सही मार्क करता है. करेक्ट. बट इसमें बिकॉज लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा. तो आंसर विल बी ए. आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये उसका रीजन नहीं है. दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, कनेक्टेड इतने नहीं है. 123 ई गवर्नेंस से रिलेटेड आपको बताने कौन सा करेक्ट है. ई गवर्नेंस पॉजिटिव चीज है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव करेक्ट होंगे. तो ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करता है. गलत बात है, नहीं करता. ई गवर्नेंस क्या कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिड्यूस करता है. बिल्कुल करेक्ट. पहले बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता था, वो सारा काम कंप्यूटर कर देता है. सो दिस इज करेक्ट, पॉजिटिव. ई गवर्नेंस सिटीजन का इनपुट गवर्नमेंट में इंक्रीज करता है. करेक्ट. माई गॉव वेबसाइट है, आपने सजेशन गवर्नमेंट को दे सकते हो. तो दिस इज पॉजिटिव. करेक्ट. देन ई गवर्नेंस ब्यूरोक्रेटिक रेक्टिपिज्म इंक्रीज करता है. गलत. ब्यूरोक्रेट तो कम हो रहे हैं ना ई गवर्नेंस की वजह से. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. ब्यूरोक्रेटिज्म कब यूपीपीसीएस यूपीएससी कम नोटिफिकेशन निकाला वैकेंसी के लिए. दिस इज करेक्ट. आंसर विल बी 2 and 3 बी. कॉमन सेंस. देन यूपीएससी अपनी पावर किससे ड्राइव करता है. कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कन्वेंशन. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. डी. ज्यादा ओवरथिंक मत करना, ये इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है. देन 125 ये यूपीएससी का यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है. इलेक्शन का आपको बताना करेक्टली मैच कौन सा है. इलेक्शन कमीशन 324. ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है. ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है. पहले मैच द फॉलोइंग में आया था, अब करेक्ट इनकरेक्ट में आ गया. देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये 330 बी में आता है. ठीक है. प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन की एनसीबीसी किस अमेंडमेंट से फॉर्म हुई थी. राइट इन द कमेंट सेक्शन. देन 126 जजमेंट का सीक्वेंस बताना. केशवानंद भारती पीवाईक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन है. पहले शंकर प्रसाद केस आया फर्स्ट. सेकंड सज्जन सिंह आया सेकंड. देन गोलकनाथ 1967 में आया था. देन केशवानंद भारती 1973. आंसर विल बी सी 1 2 3 4. याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है. अमेंडमेंट्स और ईयर आपको मैच करने. 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी लाई थी. इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है. ये कब आया था. 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम पे 1976. ए का 3. अगर आपको ए का 3 पता है आप इजीली डाल सकते हो. 52 में एंटी डिफेक्शन राजीव गांधी. 86 में वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. राइट इन द कमेंट सेक्शन. ये किससे रिलेटेड था. 86 अमेंडमेंट. सो आंसर विल बी डी. ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2. 2011 एंड 86 अमेंडमेंट 2002. ठीक है. ये याद रखना, ये ऑपोजिट ऐसे मैच कर रहा है. देन ये भी पीवाईक्यू में काफी बार रिपीट किया है. इसमें आप इजीली बता सकते हो. डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में दे रखा है
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन का कोट है। देन बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिसन ने बोला है। क्वाजी फेडरल, केसीवीए। फेडरलिज्म विद सेंट्रल टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कौन सा इनकरेक्ट है पंचायत कमेटी से रिलेटेड? सी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं तीनों। और जो न्याय पंचायत है ये जुडिशरी है। इसमें हम ऑड वन आउट लगाकर डिलीट कर सकते हैं न्याय पंचायत को। नेक्स्ट 130, लोकपाल और लोकायुक्त को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन सिलेक्शन कमेटी की होती है, उसमें कौन कौन होता है? आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते। एनएचआरसी के मेंबर भी आप याद कर लेना, एनएचआरसी में क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं कि नहीं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट 131, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जनवरी 1934 में बनी थी? दिस इज रॉन्ग। मैंने आपको बताया था पार्टी का कब फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे वाले स्टेटमेंट यूपीपीसीएस में गलत होते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टी ज्वाइन करी थी क्योंकि उनकी सोशलिज्म से सिंपैथी थी। दिस इज रॉन्ग। मैं बता रहा हूँ यूपीपीसीएस नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सपेक्ट करता है आपको पता होगा, इसलिए वो जानबूझ के ये रॉन्ग बता देता है आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू उसके पार्ट नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पार्ट थे। कांग्रेस के अंदर ये कमेटी बनी थी जो कुछ और लोगों ने बनाई थी, राइट इन द कमेंट सेक्शन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पार्ट कौन कौन मेंबर थे? आंसर विल बी बी, नाइदर वन नॉर टू। देन 132, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अरेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन स्किप करना, इसके लिए नॉलेज चाहिए। दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, सो इसको अटेम्प्ट ट्राई मत करना, इट्स अ टफ क्वेश्चन अनटिल अनलेस यू नो। अगर आपको पता है तो इसमें ट्रिक्स नहीं लगेंगे और कॉमन सेंस भी लगाना टफ है। 133, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ये बेसिक क्वेश्चन है। पहले डेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री हुई थी अराउंड 1937-1938 में, ठीक है। देन उसके बाद रामगढ़ सेक्शन हुआ था, बहुत किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। देन उसके बाद लेन गो ऑफर आया था अगस्त ऑफर 1940 में। देन क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है। लास्ट में क्रिप्स मिशन था। अगर आपको लास्ट क्रिप्स मिशन भी पता है, कॉमन सेंस है, आप इसको ये कर सकते हो डी। और डेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री सबसे पहले हुआ था। सो अगर आपको दो पता है तो इजीली आप बी मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो द वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक अल-बाशम ने लिखी थी, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। देन एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये डीडी कोशाम्बी की बहुत पॉपुलर बुक है। अगर आपको ये दो आते हैं तो यू कैन इजीली मार्क सी, ठीक है। हिंदू पॉलिटिक्स ने लिखी थी केपी जायसवाल, और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय विंसेंट आर्थर। आंसर विल बी सी। ऐसे क्वेश्चन छोड़कर मत आना। नेक्स्ट 135, असर्शन रीजन है, आपको बताने कौन सा सही है। सो मोस्ट ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश है वो मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है, करेक्ट। बट वो कंप्लेन करते थे, उनकी कंप्लेन सिर्फ अनब्रिटिश रूल से थी कि जो ब्रिटिश है वो प्रॉपर जस्ट नहीं है। सो आंसर ए एंड आर करेक्ट। अब बिकॉज लगाओगे तो ये इसका करेक्ट रीजन है, ठीक है। सी विल बी करेक्ट। देन 136, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है विलियम आर्थहोल्ड से रिलेटेड, कि वो कौन से स्कूल के प्रिंसिपल नहीं थे। ये टफ क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट मत करना, स्किप करना अगर नॉलेज नहीं है तो। आई वुड स्किप दिस क्वेश्चन। देन 137 आपको बताना है, अरेंज करना है कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। तो फर्स्ट नाना फडणवीस की डेथ हुई थी बहुत पहले। देन वेलेस्ली का रिकॉल हुआ था 1870s में, ठीक है। देन सॉरी 1790s में। देन वेल्लोर म्यूटनी हुई थी। देन एंग्लो नेपाल वॉर। ये हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस बहुत पूछ रहा है। नेक्स्ट 138, रिवोल्ट्स और लीडर, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। पाइका रिवोल्ट, ये जगबंधु महापात्रा ने उड़ीसा में हुआ था, पाइका A4। अगर आपको एक भी आता है तो आप इजीली इसको ए मार्क कर सकते थे। एक और इंटरेस्टिंग, मलाबार रीजन कहाँ पर है? साउथ इंडिया, केरला। और इसमें साउथ इंडिया नेम केरला या तमिलनाडु नेम कौन सा है? इडाचना कुनगन। तो आप इजीली C1, A4 C1 है, तो आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक दो पता है तो एलिमिनेशन का यूज करके इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 139, डेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं इसको आप स्किप करना, ये टफ क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट 140, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है एक्टिंग के लिए दिया जाता है, मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। वो किसके लिए? अमिताभ बच्चन। C का 1, ठीक है। देन उसके बाद जो आर्यभट्ट अवार्ड है साइंस में दिया जाएगा, तो इसमें साइंस वाले नेम कौन से लग रहे हैं? डॉक्टर सुब्बाराव पावुलरी। सो ये आप कॉमन सेंस लगा के डॉक्टर आर्यभट्ट साइंस के अवार्ड A का 3, ठीक है। C का 1, अगर आपको ये दो ऑप्शन पता है A का 3 C का 1, आप इजीली एलिमिनेशन
कॉमन सेंस लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन 141, ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस, बी इज रिलेटेड टू बेरीबेरी, सी इज रिलेटेड टू स्कर्वी, डी इज रिलेटेड टू रिकेट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये हम नॉलेज से सॉल्व करेंगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं, नॉलेज आपको इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट 132, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, क्या हर स्टेट के लिए अलग है? दिस इज रॉन्ग, नेशनल लेवल पे एक है। जो 350 आर्टिकल भी आया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, राइट इन द कमेंट सेक्शन में किस अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था? आंसर इज नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। इस टाइप के टफ क्वेश्चन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली दिया है। देन कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट कौन कौन से हैं? ये भी अगेन नॉलेज वाला क्वेश्चन है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और सक्सेशन, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी लिस्ट में दिया गया है। नेक्स्ट 144, आपको बताना है फातिमा बीवी किससे रिलेटेड है, उनके से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। शी वॉज अ फर्स्ट वुमेन जज, मैंने बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन ऑफन करेक्ट होते हैं। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन, फर्स्ट वाला करेक्ट। देन शी सर्व गवर्नर ऑफ केरला फ्रॉम 1987 टू 2001, दिस इज रॉन्ग। इवन दो नंबर है बट ये ऑड वन आउट से डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमें स्पेसिफिक डेट नहीं पता। आंसर विल बी बी, 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है। देन 145, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड आपको बताने हैं कि इसमें इंडिया का कमिटमेंट ट्रिप्स के लिए हुआ है, करेक्ट। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन है वो नोडल एजेंसी है। बोथ फैक्चुअल कॉमन सेंस स्टेटमेंट है दोनों, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ज्यादा सोचना नहीं होता, जल्दी जल्दी। देन लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड कौन सी अमेंडमेंट सही है? 73rd 74, नॉलेज बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट ऑथर और बुक दी गई है, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, इट्स अ टफ क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन को प्लीज ट्राई टू स्किप। ये क्वेश्चन टफ है, यूपीपीसीएस अनलाइकली टू रिपीट है, ये टफ क्वेश्चन है, इसको अगर नहीं नॉलेज स्किप। इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपको करेक्ट बताना है, जो कुंवर सिंह थे, ही लेड द रिबेलियन इन बिहार अगेंस्ट ब्रिटिशर, करेक्ट। फैक्चुअल, कॉमन सेंस, नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज है। सेकेंड, जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के सन को रिकॉग्नाइज कर लिया था, क्या ये सही है? दिस इज रॉन्ग, रानी लक्ष्मीबाई के सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए ये सारा रिवोल्ट हुआ था। आंसर इज ओनली वन। देन 149, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने आपको बताया था कि FHI, फायन, ह्यूनसांग और आइसिंग, मैंने ये सीक्वेंस लर्न कर लिया था। तो पहले फर्स्ट, देन ह्यूनसांग, 4 3, ठीक है, 4 3 1। अल बरूनी सबसे बाद में आए थे, पहले चाइनीज ट्रेवलर आए थे। अल बरूनी टर्किश इन्वेजन हुआ था घुरी का, उनके साथ अल बरूनी आए थे, ठीक है, 8th 9th सेंचुरी में। आंसर विल बी बी, बेसिक कॉमन सेंस। 152 स्टेटमेंट आपको बताने कौन सा सही है। असर्शन, बलबन थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज कर दिया था, ऑल अथॉरिटीज इन हैंड, वो डिक्टेटर हो गए थे, सारी अथॉरिटी उन्होंने अपने पास ले ली थी। ऑल अथॉरिटी, ऑल वाली स्टेटमेंट सही होते हैं, हमने ऑल वाला ट्रिक पढ़ा है, करेक्ट। क्यों? ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, क्या ये रीजन था? ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फैक्चुअल, कि उनके टाइम पे वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को। पर क्या बिकॉज ये रीजन है? नहीं, मंगोल के इन्वेजन से बहुत पहले ही बलबन ने पावर में आती सारी अथॉरिटी अपने पास कर ली थी। इन्वेजन मंगोल का तो बहुत बाद में हुआ है, ठीक है, वो मतलब सारे उस टाइम के रूलर अपने हाथ में सारी अथॉरिटी रखना चाहते थे, उन्होंने इन्वेजन से पहले ही कर लिया था। तो ये उसका बिकॉज करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। तो आर इज नॉट करेक्ट रीजन, उन्होंने इन्वेजन से पहले ही अपने हाथ में सारी अथॉरिटी ले ली थी। आंसर इज सी। आई होप समझ आया होगा। जैसे हमने डिस्कस किया है ऐसे ही हम आगे के PYQs डिस्कस करने वाले हैं उस कोर्स में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सफल कोर्स। सो लेट्स मीट इन दैट कोर्स। आई विश यू ऑल द लक। प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना, जो डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। अभी हम कुछ ट्रिक्स की सीरीज बची है, वी विल अपलोड दैट, 3 to 4 सीरीज आर देयर, हम वो अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद CSET का एक पेपर में डिस्कस करूंगा और करंट अफेयर ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड। डोंट वरी, आई एम देयर विद यू इन योर प्रिपरेशन। कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम देयर। पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। अभी एंजाइटी हो रही हुई काफी लोगों को, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, हो जाएगा। यू कैन डू इट, से इट टू योरसेल्फ। ऑल इज गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जो भी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट।